कोनोहा का वो अनदेखा बच्चा नारुतो जब शांत हिनता और जीनियस शिकामाओ से दोस्ती करता है तो उसके होकागे बनने के सपने को मिलती है एक नई उड़ान। क्या ये दोस्ती नारुतो को उसकी छिपी हुई शक्ति को अनलॉक करने में मदद करेगी और नारा शिकाकू की स्पेशल ट्रेनिंग कैसे बदलेगी इन तीनों की किस्मत? देखिए इस रोमांचक फिक्शन की शुरुआत जिसका टाइटल है नेग्लेक्टेड नारुतो अनलॉक हिज ट्रू पोटेंशियल पार्ट 4 सिर्फ आपके अपने चैनल नारुतो हिंदी वर्स पर। नारुतो मुस्कुराते हुए 17वें प्रशिक्षण मैदान की ओर सड़कों पर दौड़ रहा था। आज उसका प्रशिक्षण का पहला दिन था। आज ही उसका पहला मिशन भी था। सुनहरे बालों वाला नारुतो सचमुच एक शिनोबी जैसा महसूस कर रहा था और वह इस बात से बहुत खुश था। बस यही है, यहीं से होकागे बनने का मेरा सफर सचमुच शुरू होता है। दातेबायो कोनोहा के घरों को छोड़कर प्रशिक्षण मैदानों की ओर बढ़ते हुए उसने मन ही मन ये बात कही। उजुमिकी को प्रशिक्षण मैदान ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि समय बहुत कम था, इसलिए उसके बाकी दो साथी खिलाड़ी और उसके गुरु पहले से ही वहां मौजूद थे। आखिरी बचा है तुम? मुझे भावी होकागे से और अधिक उम्मीद थी। अनको ने लड़के को ताना मारा। नारुतो की निगाहें उस पर टिक गईं। चुप रहो अनको सेंसेई, मैं समय पर हूं। दातेबायो शांत हो जाओ लड़के, बस एक मजाक था। तुम तो मजाक करने वाले हो पर बातों को बहुत गंभीरता से लेते हो, महिला ने हंसते हुए जवाब दिया। नारुतो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस थोड़ा सा फ्राउनिंग किया और अपने दोनों दोस्तों की ओर बढ़ गया। उसने दोनों से हाई फाइव किया और फिर अपने गुरु की ओर मुड़ गया। इसी समय नारुतो ने देखा कि उस महिला ने अपनी पीठ पर एक बड़ा सादा भूरा बैग टांग रखा था। हम सब यहाँ हैं तो क्यों न अभी शुरू कर दें? उसने पूछा। अरे क्यों नहीं, वैसे भी हम सिर्फ 2 मिनट ही आगे हैं। नाक बुलाने वाली ने कंधे उचकाते हुए अपनी बात शुरू की। ठीक है, आप सबको पहले से बता रही हूँ, हमारा रोज का कार्यक्रम कुछ इस तरह होगा। हम हर दिन की शुरुआत वार्म अप से करेंगे जो मेरे मूड के हिसाब से 20 मिनट से 1 घंटे तक चल सकता है। उसके बाद मैं कुछ सामूहिक प्रशिक्षण करवाऊंगी। इसमें टीम वर्क, चक्र नियंत्रण, जुत्सु, हथियार चलाना वगैरह शामिल हो सकते हैं। असल में आप सभी को टीम के रूप में जिस भी चीज का प्रशिक्षण दिया जा सकता है हम सब करेंगे। आखिर में उसके बाद मैं 2 शैडो क्लोन बनाऊंगी और फिर मैं या मेरे क्लोन आप में से हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप से विशेष प्रशिक्षण पर काम करेंगे। जब ये सब हो जाएगा तो हम होकागे के टावर जाएंगे और देखेंगे कि कोई मिशन उपलब्ध है या नहीं। क्या आपको ये सब समझ आ गया? जी सेंसेई, तीनों जैनिन ने उत्तर दिया। ठीक है, अब वार्म अप से पहले और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इनमें से एक ले लो। अनको ने अपने छात्रों को कागज की एक पर्ची देते हुए बताया। और ये किस लिए हैं सेंसेई? नारुतो ने अपने कागज को घूरते हुए पूछा। अच्छा विस्कस, ये चक्र वाले कागज तुम्हारे प्राकृतिक तत्व का पता लगाने के लिए हैं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नारुतो के चेहरे पर पहले जो उलझन के भाव थे वे अब उत्साह में बदल गए। इरुका के पाठों पर आखिरी समय में ध्यान देने के कारण उसे प्रकृति से जुड़े भावों पर हुई चर्चा याद आ गई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि वे क्या होते हैं और वह बहुत उत्साहित था। बस एक बात बता दूं, मैं अभी तुम बच्चों को प्रकृति पर नियंत्रण करना नहीं सिखाऊंगी, अनको ने उन्हें बताया। लेकिन मैं फिर भी 2 कारणों से ऐसा करना चाहती हूँ। पहला, ताकि बाद में मेरे पास इसका संदर्भ रहे, और दूसरा, जब मैं तुम लोगों को जुत्सु सिखाना शुरू करूंगी तो मुझे पता होगा कि किस तरह के जुत्सु सीखना तुम्हारे लिए आसान और ज्यादा असरदार होगा। तोकुबेत्सु जोनिन अपना चक्रा पेपर निकालती है और उस पर अपना चक्रा लगाती है। पेपर तुरंत आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। वाह, नारुतो हौंफते हुए आग को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। काफी बढ़िया है ना? बैंगनी बालों वाली महिला ने हाथ में कागज मसलते हुए आग बुझाते हुए पूछा। अगर यह स्पष्ट नहीं है तो जलने और आग का मतलब है कि मैं अग्नि तत्व की हूँ। स्वाभाविक रूप से, लेकिन मेरे बारे में बहुत हो गया। अब तुम बच्चों के बारे में। अब अपने कागजों में थोड़ा चक्रा डालो और चलो तुम्हारी आत्मीयता का पता लगाते हैं। तीनों जैनिन ने सिर हिलाया और अपने सेंसेई के निर्देश का पालन किया। सबसे पहले हिनता के कागज पर प्रतिक्रिया हुई। उसका कागज पूरी तरह भीग गया जिससे पानी उसके हाथ से टपकने लगा। जल तत्व, वाह, अनको ने उसे बताया। शायद 5 तत्वों में सबसे लचीला और बहुमुखी तत्व। आक्रमण और बचाव दोनों में बेहतरीन और छोटी और लंबी दूरी दोनों में कारगर। इससे तुम बहुत कुछ कर सकती हो, खासकर अगर तुम इसमें माहिर हो जाओ। हाँ, तुम्हारा तत्व वाकई बहुत अच्छा है। सच में? हिनता ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे ये जानकर गर्व महसूस हो रहा था कि उसके पास एक ऐसा गुण है जो कई क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है। अनको ने सिर हिलाया, फिर नारुतो की ओर ध्यान दिया। उसका चक्रा पेपर बीच से फट गया था। हवा तत्व, कोनोहा में बहुत दुर्लभ। जैसे क्या दूसरा ही मिला है, अनको ने कहा। फिर भी शानदार तत्व। नज़दीकी और मध्यम दूरी में हमला करने वाला सबसे शक्तिशाली तत्व और सहायक तकनीकों के लिए भी बेहतरीन।
वाकई बहुत उपयोगी तत्व। वाह, शानदार। नारुतो ने जोर से खुशी जाहिर की। अनको ने उसकी चीखों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह नारा लड़के को हैरानी से देख रही थी। उसके हाथ में जो कागज था उसमें आग लग गई थी। सच में? सच में? अनको ने अविश्वास से बुदबुदाया। तुम तीनों में से आलसी गधे के साथ ही मेरी स्वाभाविक समानता है? सच में? परेशानी वाली बात है। शिकामाओ ने चक्रा लगाना बंद करते हुए और आग बुझाते हुए बस इतना ही कहा। मैं अपने कबीले की छाया तकनीकों का ही इस्तेमाल करूंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम में अग्नि शक्ति का प्रभाव है तो मैं इस पर काम करूंगी। कौन जाने, शायद मैं तुम्हें और ज्यादा सक्रिय बना पाऊं। तोकुबेत्सु जोनिन ने उसे बताया। अब वो इस बात पर मुस्कुरा रही थी कि शिकामाओ की अग्नि शक्ति के साथ प्रशिक्षण कैसा रहेगा। नारा घबराने लगी थी। खैर हाँ, मैंने इसे बाद में संदर्भ के लिए लिख दिया था, अनको ने कहा, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर गया। खैर चलिए वार्म अप शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी अनको सेंसेई, तीनों जैनिन ने एक साथ कहा और अपनी सेंसेई की ओर मुंह करके खड़े हो गए। वे उनके द्वारा निर्धारित किसी भी वार्म अप के लिए तैयार थे। एक सामान्य हानिरहित वार्म अप के रूप में शुरू हुआ ये सत्र जैनिनों के लिए किसी नरक से कम नहीं था। नारुतो, हिनता और शिकामाओ थककर हौंफते हुए जमीन पर लेटे थे, जबकि अनको उनके ऊपर खड़ी होकर तेवर चढ़ा रही थी। अरे चलो बच्चों, इतना भी बुरा नहीं था, उसने जवाब दिया। इतना भी बुरा नहीं? 100 सिट अप्स, 100 पुश अप्स और ट्रेनिंग फील्ड के 50 चक्कर लगाना, क्या तुम इसे इतना भी बुरा नहीं कहते? नारुतो ने अविश्वास से पूछा। और तो और, जब भी हम कुछ पल के लिए रुकते थे तुम हम पर कुनाई फेंकती थी, या फिर जब भी किसी झंझट भरे कारण से हमें दोबारा शुरू करना पड़ता था। ये सब तो मैंने बताया ही नहीं, शिकामाओ ने सामने खड़ी महिला को घूरते हुए कहा। ये तो मेरी माँ से भी बदतर है। हे भगवान, ये तो हद ही हो गई। सच में, ये बुरा नहीं है। आपको देखना चाहिए कि गाय अपने जैनिन दस्ते के साथ क्या करता है, अनको ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसके प्रति नेजी की तमाम अभद्र टिप्पणियों के बावजूद हिनता को अपने चचेरे भाई नेजी के लिए गहरी सहानुभूति महसूस हुई। अगर अनको की उसके गुरु के बारे में कही बातें सच थीं, इससे बुरा और क्या हो सकता है। खैर, आज का वार्म अप यहीं समाप्त होता है, तो कुबेत्सु जोनिन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। तीनों जेनिन ने उठने का मौका लिया। अब समूह प्रशिक्षण शुरू। आज का मुख्य विषय चक्र नियंत्रण। धिक्कार है, ये तो माँ के साथ हुए हादसे जैसा ही होगा, बल्कि उससे भी बदतर। फिर से शिकामाओ मन ही मन करा उठा। नारुतो और हिनता भी योशिनो के बारे में सोचते हुए कुछ इसी तरह के विचार कर रहे थे। वैसे बस यूं ही पूछ रहा हूं, क्या तुम लोग सिर्फ पैरों से पेड़ पर चढ़ना जानते हो? सेंसेई ने पूछा। जैनिन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ओह ठीक है, मैं तुम्हें पानी पर चलने का अभ्यास कराने ले जाता, लेकिन यहाँ पानी नहीं है। लगता है मुझे ये बाद में करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं बस तुम्हारे पेड़ पर चलने के कौशल को सुधारने पर काम करूंगा। नाक बुलाने वाली महिला ने टीम 3 के जैनिन सदस्यों को प्रशिक्षण मैदान के पास के जंगल की ओर ले गई। वो विशेष रूप से 3 पेड़ों के सामने खड़ी हो गई। ठीक है बच्चों, आज का पाठ ये है, पेड़ों पर चढ़ो और शाखाओं तक पहुंचो। फिर शाखाओं के नीचे चलते रहो और वहीं डटे रहो, अनको ने आदेश दिया। बस इतना ही? नारुतो ने पूछा। देखते हैं, उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। खैर, दिन तो चल ही रहा है, जल्दी करो। ये शब्द कहते ही तीनों जैनिन जितनी जल्दी हो सके अपने पेड़ पर चढ़ गए। वे सभी अपने अपने पेड़ों की सबसे ऊपरी शाखा के नीचे वाले हिस्से पर बैठ गए और वहीं खड़े हो गए। यह इतना बुरा नहीं होगा, नारुतो ने हंसते हुए अपने दोनों दोस्तों से कहा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे कितने गलत थे। एक बार फिर तीनों जैनिन थकावट से चूर होकर अपने अपने पेड़ों के पास जमीन पर लेटे हुए थे। इस बार शारीरिक थकावट के साथ साथ चक्रा की थकावट भी जुड़ गई थी। अनको ने फैसला किया कि उन्हें पर्याप्त चुनौती नहीं मिल रही है, इसलिए उसने उन्हें जंगल में पेड़ के नीचे रहते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने का आदेश दिया। ये स्वाभाविक रूप से पेड़ के ऊपर रहने से कहीं अधिक कठिन था और इसके लिए चक्रा पर अधिक नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता थी। अनको अपने छात्रों को थकान के लक्षण दिखाने पर उन्हें आगे बढ़ते रहने और अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित करने के लिए उन पर कुनाई भी फेंकती थी। चलो बच्चों, उठो, अब हमें व्यक्तिगत अभ्यास करना है, अनको ने मुस्कुराते हुए उन्हें याद दिलाया। तीनों जैनिन एक बार फिर उठे, इस बार पहले से ज्यादा धीरे धीरे। तुम एक क्रूर इंसान हो, तुम्हें पता है ना? शिकामाओ ने गहरी सांस लेते हुए उसे बताया। जी हाँ, महिला ने जवाब दिया। कृपया मुझे कुछ मिनट आराम करने दीजिए, अनको सेंसेई, हिनता ने अनुरोध किया। तोकुबेत्सु जोनिन ने आह भरी। ठीक है, मैं आप लोगों को 15 मिनट का आराम देता हूँ, बस आराम खत्म होते ही तैयार रहना। इन शब्दों के साथ ही तीनों बच्चे एक बार फिर थकान से चूर होकर जमीन पर बेहोश हो गए।
चलो कम से कम मैं मजबूत तो हो रहा हूँ, दातेबायो, नारुतो ने सकारात्मक सोचते हुए खुद से कहा। जब तीनों जैनिन शांत हो गए तो अनको ने शेडो क्लोन जुत्सु का हस्त चिन्ह बनाया। धुएं के एक झटके में 2 क्लोन प्रकट हुए और जैनिन को घूरने लगे। ठीक है बच्चों, बस इतना ही कहना था। मेरे क्लोन विस्कर्स और लेजी एस के साथ काम करेंगे। वे तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में कहीं और ले जाएंगे। इसका मतलब है कि स्टटस चान को मेरे साथ यहाँ समय बिताने का मौका मिलेगा। हिनता ने हल्की सी ईप की आवाज़ निकाली, जबकि शिकामाओ और नारुतो ने बस सिर हिलाया। अनको के क्लोनों ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर जाने का इशारा किया। दोनों लड़कों ने वैसा ही किया। आखिरकार वे चले गए, हिनता को अपने गुरु के साथ अकेला छोड़कर। बस तुम और मैं, बैंगनी बालों वाली महिला ने अपनी जानी पहचानी क्रूर मुस्कान के साथ कहा। जी, उसकी छात्रा ने घबराकर जवाब दिया। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आज के प्रशिक्षण के पहले दिन मैं तुम्हें हथियार चलाना सिखाने जा रही हूँ, अनको ने युगा वंश की वारिस को बताया और अपने हाथ में पकड़े हुए बैग में कुछ ढूंढने लगी। क्या? कौन सा हथियार? हिनता ने थोड़ी उत्सुकता और घबराहट के साथ पूछा। और हथियार क्यों? ज्यादातर युगा अपनी लड़ाई की शैली में हथियार इस्तेमाल नहीं करते। अनको अपना मनचाहा हथियार निकालने ही वाली थी कि तभी उसे हिनता की कही बात समझ में आई। उसने एक गहरी सांस ली और अपना बैग एक पल के लिए नीचे रखा और अपनी छात्रा की ओर मुड़ी। हिनता, मुझे तुमसे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या मैं तुम्हारे कबीले के बारे में पूरी ईमानदारी से बात कर सकता हूँ? तोकुबेत्सु जोनिन ने पूछा। युगा वंश की वारिस अपनी गुरु के शब्दों को सुनकर लगभग चौंक गई। पहली बात तो ये थी कि गुरु ने पहली बार उन्हें उनके असली नाम से पुकारा था, न कि उस उपनाम से जो उन्हें दिया गया था। साथ ही गुरु उनसे अपने मन की बात कहने की अनुमति मांग रही थी। बिल्कुल, जो भी कहो, हिनता ने जवाब दिया। उसे खुशी थी कि उसके गुरु ने उससे पूछा, लेकिन साथ ही वो इस बात को लेकर भी घबराई हुई थी कि गुरु क्या कहेंगे। तुम्हारा कबीला कोनोहा में सबसे बड़ा मूर्खों का समूह है, अनको ने काफी बेबाकी से कहा। अपमान की आशंका होने के कारण हिनता की आंखें थोड़ी सी ही चौड़ी हुईं। हालांकि वो चुपचाप अपने गुरु के शब्दों का इंतजार करती रही। देखो, तुम लोगों के पास ब्याकुग है, एक ऐसी दोजुत्सु जो तुम्हें 360 डिग्री तक देखने की शक्ति देती है, साथ ही दीवारों के आर पार देखने और लोगों के चक्र को देखने की भी। हालांकि तुम्हारा कबीला इसका इस्तेमाल सिर्फ जेंटल फिस्ट के लिए करता है। अब मुझे गलत मत समझना, जेंटल फिस्ट बहुत ही घातक और असरदार है और युगा को एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बना देती है। लेकिन असल में तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल सिर्फ इसी काम के लिए करते हो, अनको ने अपनी बात समझाई। एक युगा शायद सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक बन सकता है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के आर पार और उसके शरीर की प्रणालियों को सीधे देख सकते हैं, लेकिन आप लोग परंपरा के कारण कभी डॉक्टर नहीं बनते। नागसम्मना ने अपनी ही बातों पर आंखें घुमाईं। हिनता भी नाराज हो गई। दरअसल उसे चिकित्सा निंजुत्सु में रुचि थी और उसने खुद ही मरहम और दवाइयां बनाई थीं। फिर भी वह जानती थी कि उसे चिकित्सा निंजा बनने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसे अव्यावहारिक, समय की बर्बादी और उसके कबीले के लिए शर्मनाक माना जाएगा। तुम्हारे कबीले के लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल एक और चीज में नहीं कर पाते, लंबी दूरी के हमले, अनको ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। तुम लोगों की नज़र इतनी तेज है कि तुम दुश्मन शिनोबी को दूर से आते देख सकते हो, और फिर भी तुम सब सिर्फ नज़दीकी या मध्यम दूरी के लड़ाके हो? बिल्कुल नहीं। अंत में अनको ने अपने बैग की ओर रुख किया और वह हथियार निकाला जिसे वह पहले लेने जा रही थी। हिनता की नज़र उस पर पड़ी और जो उसने देखा उसे देखकर वह दंग रह गई। उनके गुरु के हाथ में धनुष और बाण का एक सेट था। हाँ, मैंने तय किया है कि तुम्हें अपनी आंखों की शक्ति का पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी दूरदृष्टि को निखारने में मदद करूंगी। जब तुम सीख सकोगे तब मैं तुम्हें कुछ जुत्सु सिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए चलो तुम्हारी तीरंदाजी को निखारने पर काम करते हैं। उसने युगा को धनुष और बाण सौंपते हुए कहा। हिनता ने लकड़ी के धनुष को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। वो सहज रूप से अपने हाथ को धनुष की भुजाओं पर आगे पीछे घुमा रही थी, मानो अपने हथियार को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। तभी युगा के मन में एक और विचार आया। ब्याकुग, उसने चिल्लाते हुए अपना दोजुत्सु सक्रिय कर दिया। उसकी दृष्टि का विस्तार बहुत बढ़ गया, जिससे उसकी आंखों की पहुंच के कारण उसे अपने आसपास की हर चीज दिखाई देने लगी। काफी समय बाद हिनता ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आंखों से कितनी दूर तक देखा जा सकता है। मैं कहूंगी कि मेरी नज़र लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा दूर तक है। मैं दूर दूर तक फल लगे पेड़ देख सकती हूँ जिन्हें मैं गोली मारकर गिरा सकती हूँ। मुझे पता है अगर वहां कोई निंजा होता तो मैं उसे देख सकती थी और उस पर गोली चला सकती थी। हिनता ने उत्साह से सोचा। और अभ्यास से मैं अपनी दृष्टि और भी बढ़ा सकती हूँ। तो तुम्हें पता है कि तुम कितने घातक हो सकते हो, है ना? अनको ने अपने शिष्य से पूछा।
थोड़ा अभ्यास करो और तुम कोनोहा के सबसे महान लंबी दूरी के योद्धा बन सकते हो। और अगर किसी तरह कोई दुश्मन तुम्हारे दूर से किए गए हमलों से बच भी जाए, तो जब वो बहुत करीब आ जाए तो तुम्हारे पास जेंटल फिस्ट का इस्तेमाल करने का मौका होगा। हिनता के शरीर में दृढ़ संकल्प का संचार हुआ। उसने तुरंत एक तीर निकाला और उसे तीर रथ पर रखकर दूर पेड़ पर लगे एक सेब पर निशाना साधने लगी। अनको ने उसका ये दृढ़ संकल्प देखा और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वैसे मैं धनुष चलाने में उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास कुछ ज्ञान के ग्रंथ हैं और मुझे बुनियादी बातें पता हैं। तो हकलाने वाली चांद, चलो धनुष चलाने में तुम्हारे कौशल पर काम करते हैं। तोकुबेत्सु जोनिन ने घोषणा की। अनको के क्लोनों में से एक नारुतो को प्रशिक्षण मैदान के एक अलग हिस्से में ले गया। वे किनारे के पास थे और चारों ओर से पेड़ों से घिरे हुए थे जिन पर निशाने लगे हुए थे। क्या हमारी सैर पूरी हो गई? क्या अब हम शुरू कर सकते हैं, अनको सेंसेई? नारुतो ने ऊब भरे स्वर में पूछा। बस करो विस्कस। लेकिन हाँ, हमारा काम हो गया। इतना काफी है, अनको की क्लोन ने रुकते हुए जवाब दिया। बहुत बढ़िया, तो फिर आप मुझे क्या सिखाने वाले हैं? गोरे लड़के ने अपने गुरु के बिल्कुल करीब आकर सवाल किया। अरे जरा पीछे हटो बदमाश, बैंगनी बालों वाली महिला ने आह भरते हुए आदेश दिया। खैर, तुम्हारे पास चक्रा की भरपूर मात्रा है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम निंजुत्सु में माहिर शिनोबी हो। तो हम तुम्हें पवन शैली की निंजुत्सु सिखाने पर काम कर रहे हैं। नारुतो उत्साह से उछलने कूदने लगा। वाह, अब कुछ जबरदस्त निंजुत्सु सीखने का समय आ गया है, उसने घोषणा की। शांत हो जाओ बच्चे, हम तुम्हें अभी इतनी अच्छी निंजुत्सु नहीं सिखा रहे हैं। तुम्हें अभ्यास से सीखना और आगे बढ़ना होगा। वैसे मेरे पास एक जुत्सु है जो मुझे लगता है कि तुम अभी सीख सकते हो, क्लोन ने उसे बताया। तोकुबेत्सु जोनिन आगे बढ़ी और 5 हस्त संकेत बनाए। आखिरी संकेत के बाद उसने गहरी सांस ली और लक्ष्य की ओर मुंह किया। फूटन, महान सफलता। फिर क्लोन ने हवा का एक झोंका छोड़ा जो तेजी से आगे बढ़ा। इसने उसके सामने के पास के पेड़ों को चीर दिया और उन पर बने लक्ष्यों को नष्ट कर दिया। नारुतो निंजुत्सु के कमाल को देखकर विस्मय से देखता रह गया। हवा के झोंके ने उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया और वह देख सका कि इस जुत्सु ने पेड़ों और लक्ष्यों को कितना नुकसान पहुंचाया है। वो बहुत प्रभावित और उत्साहित था। ये तो एक बड़ी सफलता है। ये सी रैंक का है और मुख्य रूप से छोटी से मध्यम दूरी का आक्रामक प्रकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफी शक्तिशाली है, अनको की क्लोन ने उसके काम से प्रभावित होकर कहा। अभ्यास से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, खासकर अगर उपयोगकर्ता वास्तव में पवन प्रकार का हो। ये सुनकर नारुतो की आंखें चमक उठीं। हाँ बिल्कुल, मैं इस जुत्सु को अपना बना लूंगा, दातेबायो। अनको सेंसेई, क्या आप मुझे फिर से हाथ के संकेत दिखा सकती हैं? लड़के ने पूछा, जो स्पष्ट रूप से तैयार और उत्साहित था। अनको को एक बार फिर हाथ के इशारे करते देखने के बाद नारुतो उन्हीं पेड़ों की ओर मुड़ा जिनके सामने उसके गुरु खड़े थे। उसने भी वही 5 हाथ के इशारे किए और फिर गहरी सांस ली। फूटन, महान सफलता। नारुतो ने अपनी सांस छोड़ी और हवा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हवा आगे नहीं बढ़ी। हवा का एक हल्का झोंका महसूस हुआ, लेकिन नारुतो यह नहीं बता सका कि यह उसके जुत्सु के कारण था या नहीं। अनको के माथे पर पसीना आ गया। सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि वह पहली बार में ही असफल हो जाएगा, क्योंकि उसने अनियंत्रित चक्र का अत्यधिक प्रयोग कर दिया था। आखिर वह इसे बनाने में असफल कैसे हो गया? धत तेरे की, लड़के ने शिकायत की। जो भी हो, मैं इसे इस डेट्टेबायो से नीचे ले जाऊंगा। अनको की क्लोन नारुतो को जुत्सु का अभ्यास करते हुए देखती रही और उसे सीखने में मदद करने के लिए हर संभव संकेत देने को तैयार थी। नारुतो इस जुत्सु को सीखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अभ्यास करता रहा। शिकामाओ को शक और थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी जब अनको की क्लोन उसे ट्रेनिंग ग्राउंड के अलग हिस्से में ले जा रही थी। हर कुछ सेकंड में क्लोन अपना सिर घुमाकर शिकामाओ को ऐसे घूरती जैसे वह उसका शिकार हो। फिर बैंगनी बालों वाली महिला ध्यान से देखने लगती कि वह किस दिशा में जा रही है और इस वजह से उसकी नज़र हट जाती। हालांकि वह उसे उसी तरह देखती रहती थी। लड़का संदेह भरी निगाहों से देखता रहा। अंत में अनको तब रुक गई जब वे प्रशिक्षण मैदान के एक छोटे से क्षेत्र में पहुंचे। उनका स्थान एक साधारण खुला मैदान था जहां कुछ भी नहीं था, न पेड़, न अभ्यास के लिए कोई डमी, कुछ भी नहीं। इसी इलाके में अनको ने तुरंत शिकामाओ पर हमला कर दिया और उसे घूंसा मारने के लिए अपनी मुट्ठी तैयार कर ली। युवा नारा की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह बड़ी मुश्किल से समय रहते रास्ते से हट पाया। फिर उसने क्लोन से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना ली। अनको सेंसेई, आप क्या कर रही हैं? उसने पूछा। अचानक पूछे गए इस सवाल से उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। तुम्हें ट्रेनिंग दे रही हूं, उसने जवाब दिया और फिर से उस पर झपटी, इस बार और भी तेज गति से। शिकामाओ इस प्रहार से बच नहीं सका। मुक्का सीधे उसके चेहरे पर पड़ा और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा।
वो जितनी जल्दी हो सके उठा और अपने गुरु को घूरते हुए उससे और दूर चला गया। तुम्हें तो इसे आसानी से चकमा दे देना चाहिए था, अंको ने कहा। इसका क्या मतलब है? नारा ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया और एक और वार को रोकने के लिए तैयार हो गया। निश्चित रूप से क्लोन ने उस पर फिर से हमला कर दिया। लड़का इस हमले को रोकने में कामयाब रहा और अपने गुरु के क्लोन से लड़ने लगा। असल में मैंने तुम्हारे बारे में एक बात नोटिस की है, आलसी कहीं के, तुम्हारी फुर्ती और शारीरिक ताकत बिल्कुल बेकार है। बैंगनी बालों वाली महिला ने उसे सीधे सीधे कहा और उस पर लात मारने की कोशिश की। लात उसके पेट पर लगी और वह नीचे गिर गया। मैंने देखा कि कल के टेस्ट में तुमने शारीरिक लड़ाई में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया, बस योजना बनाने और रणनीति बनाने में लगे रहे। और अकादमी के टेस्ट के हिसाब से तुम्हारा ताइजुत्सु सबसे खराब है। इसलिए जब तक हम तुम्हारी कमियों पर काम करके उन्हें सुधार नहीं लेते, तुम्हें हर दिन मुझसे ही लड़ना पड़ेगा। शिकामाओ दर्द और झुंझलाहट से कराहते हुए उठा। अकादमी के शिक्षकों और माता पिता से उसने अपने ताइजुत्सु के बारे में कई बार शिकायतें सुनी थीं। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने गुरु के प्रशिक्षण से चिढ़ होना उसके लिए स्वाभाविक था। बस इतना ही। आखिरकार उठकर और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार होने के बाद उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, असल में मैं तुम्हें कुछ शारीरिक शक्ति के कौशल सिखाने वाली हूँ, आलसी कहीं के। तो तैयार रहो। उसने चिल्लाते हुए फिर से हमला कर दिया। शिकामाओ ने आह भरी और अपने गुरु से लड़ने के लिए तैयार होने से पहले परेशानी के बारे में कुछ बुदबुदाया। 1 घंटे के व्यक्तिगत प्रशिक्षण के बाद अंको ने सत्र समाप्त किया और उस दिन का प्रशिक्षण बंद कर दिया। तीनों जैनिन इस विचार से काफी उत्साहित लग रहे थे। शिकामाओ सबसे ज्यादा उत्साहित था। टीम के साथियों के साथ पिछले सत्रों के अलावा अंको के साथ व्यक्तिगत शारीरिक प्रशिक्षण से वह पूरी तरह थक चुका था। वो पूरी तरह से बेहाल था और उसे आश्चर्य हो रहा था कि वो अभी भी खड़ा है। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं झपकी लेने जा रहा हूँ। मुझे सच में इसकी बहुत ज़रूरत है। ये औरत बहुत परेशान करती है, उसने शिकायत की। हिनाता अपनी आलसी सहेली जितनी थकी हुई तो नहीं थी, लेकिन उसके हाथों और आंखों में दर्द था। वो पूरे समय धनुष बाण चलाने का अभ्यास कर रही थी, दूर के लक्ष्यों पर निशाना साधकर एक कुशल लंबी दूरी की योद्धा बनने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में उसके गुरु के शब्दों में वह बेहद खराब थी। फिर भी हर तीर चलाने के साथ साथ वह बेहतर होती जा रही थी। अभ्यास सत्र के अंत तक युगा को आखिरकार यह बात समझ में आने लगी थी। अगर मैं इसे पूरी तरह से सीख लूं तो मैं और भी बेहतर निंजा बन जाऊंगी। इससे मैं अपनी टीम के लिए, नारुतो-कुन के लिए और भी मजबूत बन जाऊंगी। उसने मन ही मन सोचा और धनुष चलाना सीखने का और भी दृढ़ संकल्प जुटा लिया। समूह में नारुतो सबसे कम थका हुआ था। उसकी सहनशक्ति और स्टेमिना आखिरकार काम करने लगी थी और वह अपना पूरा समय अपने जुत्सु का अभ्यास करने में लगा पा रहा था। बहुत अधिक या बहुत कम चक्रा का उपयोग करने के कई असफल प्रयासों के बाद नारुतो अंततः ग्रेट ब्रेकथ्रू का उपयोग करके हवा का एक हल्का झोंका उत्पन्न करने में सक्षम हो गया। अब उसे केवल इसे परिपूर्ण करने और इसे और अधिक शक्तिशाली जुत्सु बनाने की आवश्यकता थी। मुझे बस इस पर काम करने की जरूरत है और अभ्यास करो, फिर मैं अगले पर आगे बढ़ूंगा। नारुतो ने उत्साह से सोचा। अच्छा, लगता है ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। मैं मानती हूं कि मैंने तुम लोगों पर थोड़ी सख्ती बरती, लेकिन तुम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अंको ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। शिकामाओ समेत तीनों जैनिन अपने गुरु के शब्दों से प्रसन्न हुए। खैर, अब मिशन का समय आ गया है, अंको ने आह भरते हुए उनसे कहा। हाँ, आखिरकार पहला मिशन पूरा हुआ, नारुतो ने जोर से खुशी जाहिर की। उम्मीद है कि इस मिशन से नारुतो-कुन परेशान नहीं होगा, हिनाता ने मन ही मन सोचा। उसे इरुका का मिशन रैंक के बारे में दिया गया सबक याद आया और उसे पता था कि उन्हें डी रैंक का मिशन मिलेगा। उसे पता था कि नारुतो के लिए ये बहुत आसान होगा और वह उसकी प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित थी। धिक्कार है, मुझे सच में थोड़ा आराम चाहिए था। शिकामाओ कराह उठा। चलो चलते हैं, इसे खत्म करते हैं। अंको ने आह भरते हुए बुदबुदाया और अपने जैनिन दस्ते को होकागे टावर की ओर ले गई। प्लीज इतनी आसानी मत करना, प्लीज इतनी आसानी मत करना। युवा उजुमकी को अपने पहले मिशन से बहुत उम्मीदें थीं। वो सोच रहा था कि कौन सा महान मिशन होगा जिसे वह अपना पहला मिशन कह सकेगा। किसी खतरनाक अपराधी की हत्या, एस क्लास आक्रमणकारियों से राजघराने की रक्षा, दुश्मन के रहस्यों को जानने के लिए घुसपैठ। नारुतो को अपने पहले मिशन से कई उम्मीदें और विचार थे, लेकिन उनमें से किसी में भी खरपतवार उखाड़ने की बात नहीं थी। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नारुतो ने शिकायत करते हुए चिल्लाया और एक और खरपतवार उखाड़ दी। अरे चुप रहो बदमाश, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि बागवानी उसके पसंदीदा शौक में से एक है? अंको ने व्यंग्य करते हुए जवाब दिया और अपनी टीम के साथ खरपतवार उठाने में मदद की। हाँ, लेकिन वो अलग बात है। मुझे पौधे चुनना, उन्हें पानी देना और उन्हें बढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे खरपतवार उखाड़ना पसंद नहीं।
मुझे खरपतवार से नफरत है। गोरे लड़के ने एक और खरपतवार उठाते हुए दहाड़ मारी। हिनाटा अपने क्रश की हास्यास्पद झुंझलाहट पर हंसे बिना नहीं रह सकी, लेकिन उसे उससे पूरी सहानुभूति थी। उसे पौधे उगाना और फूल सुखाना पसंद था, इसलिए वह जानती थी कि खरपतवार कितने बुरे होते हैं। उसे भी इस मिशन में उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना उसे आ रहा था। शिकामाओ ने अपने दोस्त की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो फिलहाल अपने दोस्त के शोर का बहाना बनाकर थोड़ी देर आराम करना और झपकी लेने की कोशिश कर रहा था। लड़के पर गुस्सा करने के बावजूद अनको उसकी निराशा और शिकायत को पूरी तरह समझ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह मिशन कितना उबाऊ था। यह उसकी यादों से भी बदतर था। मुझे सी रैंक का अनुरोध करने के लिए और कितने मिशन पूरे करने होंगे? कृपया जल्दी आइए, अनको ने हताशा में सोचा और खुद एक और खरपतवार उठा ली। प्रशिक्षण के पहले दिन से दिन बीतते गए। टीम 3 के चारों सदस्य धीरे धीरे पहले दिन की कड़ी मेहनत के आदी हो गए। हर दिन वे प्रशिक्षण मैदान में मिलते और ठीक उसी तरह प्रशिक्षण शुरू करते जैसे पहले करते थे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे होकागे द्वारा दिए गए डी रैंक मिशन को पूरा करते और फिर दिन के लिए छुट्टी ले लेते। अनको ने गौर किया कि उसके शिष्य वाकई मजबूत हो रहे थे। शारीरिक रूप से वार्म अप अभ्यासों से उनकी ताकत और सहनशक्ति बढ़ रही थी। उनका चक्रा नियंत्रण भी समग्र रूप से सुधर रहा था। पहले सप्ताह में ही तोकुबेत्सु जोनिन उन्हें जल चाल का अभ्यास कराने ले गए और कुछ दिनों बाद तीनों को इसमें महारत हासिल हो गई। शिकामाओ में विकास के सबसे बड़े लक्षण दिखाई दे रहे थे। लड़के ने अनको के मार्गदर्शन में सबसे कठोर शारीरिक प्रशिक्षण लिया था। हालांकि वो अभी भी थोड़ा आलसी था, लेकिन अनको के मानकों के अनुसार उसमें काफ़ी सुधार हो चुका था। वो अधिक मजबूत हो रहा था और उसकी प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई थीं। उसका ताइजुत्सु कौशल अब इतना अच्छा हो गया था कि उसकी गुरु उसे ठीक ठाक मानती थीं। जब वो इस स्तर पर पहुंच गया तो अनको के साथ उसकी आमने सामने की लड़ाई बंद हो गई और अनको ने अपना समय उसकी विशेषज्ञता, रणनीति और योजना पर केंद्रित किया। हिनता के कौशल में भी काफ़ी सुधार हुआ। कई दिनों के अभ्यास के बाद उसे तीरंदाजी में असाधारण महारत हासिल हो गई थी। उसे अपना धनुष बाण बहुत पसंद आने लगा और वह उसे हमेशा अपने काले बैग में साथ रखती थी। प्रशिक्षण के कारण वह लंबी दूरी से लड़ने में माहिर हो रही थी और ब्याकुक के निरंतर उपयोग से उसकी दृष्टि की क्षमता भी बढ़ रही थी। नारुतो ने अपने अभ्यास सत्रों में ज्यादातर समय ग्रेट ब्रेकथ्रू पर काम करने में बिताया था। जुत्सु में महारत हासिल करने के बाद भी वह इसे और अधिक शक्तिशाली और परिपूर्ण बनाना चाहता था। कुछ ही सत्रों के बाद वह इतनी तेज हवा का झोंका पैदा करने में कामयाब हो गया था जो एक साथ कई पेड़ों को गिरा सकता था। अब तो उसके क्लोन भी इस जुत्सु को आसानी से कर सकते थे। जुत्सु के मामले में वह लड़का बहुत उत्साहित और आत्मविश्वासी हो रहा था। टीम 3 की सेंसेई ने अपने तीनों छात्रों में हो रही प्रगति को देखा। उन्हें उनकी तरक्की पर गर्व महसूस हुआ। परीक्षा में उन्होंने ये तो पहचान लिया था कि ये तीनों महान शिनोबी बनेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे किस हद तक महान बनेंगे। अगर वे ऐसा ही करते रहे तो एक दिन वे किंवदंती बन जाएंगे। इससे मैं भी किंवदंती बन जाऊंगी, क्योंकि मैंने ही तो उन्हें ये सिखाया है, अनको ने मन ही मन हंसते हुए कहा। वो उनकी प्रगति पर नज़र रखती रही और हर संभव तरीके से उनके प्रशिक्षण में सहायता करती रही। समय के साथ एक सेंसेई गुरु बनना उसके लिए आसान और स्वाभाविक लगने लगा। उसे सब कुछ समझ में आने लगा था और जैसे जैसे दिन बीतते गए वह अपनी टीम की अधिक तरीकों से सहायता करने में सक्षम होती गई। दिन देखते देखते सप्ताहों में बदल गए। टीम 3 की ताकत और कौशल में लगातार वृद्धि होती रही। समय बीतने के साथ साथ उनका विकास और भी स्पष्ट होता गया। फिर भी टीम शुरुआत से ही डी रैंक मिशनों में फंसी हुई थी। तीनों सदस्य, यहाँ तक कि शिकामाओ और हिनता भी, इस बात से सहमत थे कि वे उच्च स्तर के मिशन के लिए तैयार थे। टीम 3 एक और मिशन के लिए वापस आ गए? सरुतोबी हिरुज़ेन ने जैनिन टीम से हंसमुख भाव से पूछा, जैसे ही चारों सदस्य उनके कार्यालय में दाखिल हुए। जी सर, हिनाटा ने यह महसूस करने के बाद अपनी टीम की ओर से कहा कि कोई और कुछ नहीं कहने वाला है। होकागे ने ह्युगा की बातों पर सहमति में सिर हिलाया और तुरंत टीम के लिए उपलब्ध सभी मिशनों की सूची देखने लगे। खैर, कोनोहा के दक्षिणी भाग में कुछ घरों को रंगने की ज़रूरत है, और ऐसा लगता है कि डैम्यो की बिल्ली फिर से भाग गई है, उसने सूची देखते हुए कहा। अनको की आंखें बेहद चौड़ी हो गईं। धत तेरे की, मिशन रद्द करो, उसे किसी और बात के लिए मनाना होगा, बस अब और वो बिल्ली नहीं। अरे होकागे समा, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें सी रैंक का मिशन मिलना चाहिए? मतलब, हमने तो बहुत सारे डी रैंक मिशन पूरे कर लिए हैं। अनको ने घबराकर हंसते हुए पूछा। अब ये हकलाने वाली चान कौन है, अनको सेंसेई? नारुतो ने अचानक हकलाने पर अपने सेंसेई को चिढ़ाते हुए पूछा। हिनता खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन वो सही कह रही है। चलो बूढ़े साहब, हमें कोई सी रैंक का मिशन दे दीजिए। एक सी रैंक? होकागे ने पूछा।
क्या आपको लगता है कि आपकी टीम इसका सामना कर पाएगी? जी होकागे समा, मेरी टीम ने पिछले 2 हफ्तों में बहुत सारे मिशन पूरे किए हैं। उन्होंने एक मिशन के लिए अनुरोध करने के लिए आवश्यक डी रैंक मिशनों की पर्याप्त संख्या पूरी कर ली है और मैं उन्हें देखकर कह सकती हूँ कि वे बहुत मजबूत हैं। वे एक मिशन आसानी से संभाल सकते हैं। अंको ने उन्हें बताया। उसकी घबराहट कुछ कम हो गई और उसे विश्वास हो गया कि वो सी रैंक मिशन की अनुमति प्राप्त कर लेगी। होकागे ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने मिशनों की एक और सूची निकाली और उसे देखने लगे, ये देखने के लिए कि क्या टीम 3 को सौंपने के लिए कोई उपयुक्त मिशन है। होकागे के खोजते समय अंको ने अपनी उंगलियां क्रॉस कर लीं। मुझे लगता है एक मिल गया, उसने एक की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर वो मिशन की विस्तृत जानकारी वाले एक स्क्रॉल को खंगालने लगा। होकागे की बातों पर अंको और नारुतो जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। हाँ, बिल्ली नहीं, वो उत्साह से चिल्लाई। आखिरकार एक असली मिशन। नारुतो भी लगभग उतनी ही जोर से चिल्लाया जितनी जोर से वो चिल्लाई थी। लड़का उत्साह में आकर तुरंत अपने बगल में खड़े व्यक्ति से लिपट गया। वो व्यक्ति हिनता थी, जो देखते ही देखते शर्म से लाल हो गई और आश्चर्य से मीप की आवाज़ निकालते हुए उसकी बाहों में बेहोश हो गई। ओह, इसके लिए माफ़ करना हिनता, नारुतो ने कहना शुरू ही किया था कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बाहों में मौजूद लड़की बेहोश हो गई है। हिनता, हिनता, क्या तुम ठीक हो? उठो। हिनता के बेहोश होने पर अंको और भी जोर से हंसने लगी। शिकामाओ ने बस आंखें घुमाकर जवाब दिया। उस बेवकूफ़ को कैसे नहीं पता कि वो उसे पसंद करती है? खैर, उसे कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा, या शायद कोई उसे कभी बता ही दे, लेकिन तब भी शायद वो उलझन में ही रहेगा। परेशानी वाली बात है, शिकामाओ ने अपने दोस्त और उसकी बेपरवाही के बारे में मन ही मन सोचा। होकागे अपने सामने के दृश्य को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। काश मैं फिर से जवान हो पाता। सारी हंसी निकल जाने के बाद होकागे ने टीम 3 के जाग चुके सदस्यों से बात करना शुरू किया। आपका मिशन कुसा नो कुनी तक एक एस्कॉर्ट मिशन है। आपको असुची नो कुनी के एक धनी व्यापारी को एस्कॉर्ट करना है, जो इस समय अपने परिवार से मिलने के लिए ही नो कुनी में यात्रा कर रहा था। आप उसे तेची पुल तक ले जाएंगे, जहां आपकी मुलाकात इवा शिनोबी की एक टीम से होगी। वे व्यापारी को ले जाकर आपकी ओर से उसे वापस उसके घर तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। होकागे ने मिशन का संक्षिप्त विवरण दिया। वाह, इवा भी शामिल है। ये कोई आम ओबाओसी रैंक का मुकाबला नहीं है। ये तो बढ़िया ही होगा, पक्का। अंको मन ही मन खुश हुई। इवा, नारुतो ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। हमें उन बदमाशों से क्यों निपटना पड़ रहा है? हम उसे सीधे उसके घर तक ले जा सकते हैं। कई कारणों से, नारुतो। सबसे पहले, ग्राहक ने मिशन का अनुरोध इस प्रकार किया था। उसने मिशन के बारे में इवा और कोनोहा को महीनों पहले ही अनुरोध भेज दिया था, इसलिए इवा को पहले से ही मिशन की जानकारी है। दूसरा, इवा असुची नो कुनी में है और यह स्वाभाविक है कि वे व्यापारी को स्वयं घर वापस लाएं। अंत में, यह मिशन उन कुछ तरीकों में से एक है जिनसे मुझे उम्मीद है कि कोनोहा और इवा के बीच की शत्रुता कम हो सकेगी। युद्ध वर्षों पहले समाप्त हो गया था और अब समय आ गया है कि हम उस दौरान हुई घटनाओं को भूल जाएं। सैंडाइम ने इसके पीछे का कारण समझाया। नारुतो बूढ़े आदमी की बात को मान तो रहा था, लेकिन फिर भी खुश नहीं लग रहा था। बेवकूफ़ इवा, तो मिशन की सही तारीख क्या है और हमारा ग्राहक कौन है? हमें बस इतना पता है कि वो कोई अमीर व्यापारी है, शिकामाओ ने समूह से पूछा। तुम्हारा मिशन कल से शुरू होता है। तुम्हारे क्लाइंट के कल तक कोनोहा छोड़ने की उम्मीद है। वो कौन है, यह मैं अंको को यहाँ काम खत्म होने के बाद उसके होटल के कमरे में उससे मिलने के लिए भेज दूंगा। बाकी सब लोग उससे कल मिलेंगे, सरुतोबी ने उसे बताया। होकागे समा, हिनता का क्या हुआ? नारुतो ने अपनी बाहों में बेहोश पड़ी लड़की के प्रति चिंता जताते हुए पूछा। सरुतोबी फिर हंस पड़ा। बस उसे मिशन के बारे में और उसके जागने पर तुम क्या करोगे, इसके बारे में बता देना। नारुतो ने जवाब में सिर हिलाया और अभी भी अपने दोस्त की ओर देख रहा था। यदि अब कोई और प्रश्न नहीं है, तो सभी जैनिन को छुट्टी दी जाती है, होकागे ने उन्हें सूचित किया। नारुतो और शिकामाओ ने होकागे और अपने गुरु को अलविदा कहा और कमरे से बाहर निकल गए। नारुतो बेहोश पड़ी हिनता को गोद में उठाकर ले जा रहा था। अंको और सरुतो भी दोनों जैनिन को जाते हुए देख रहे थे और इस दृश्य पर हंस रहे थे। ओह, ये बदमाश बच्चे, इनमें कुछ तो गड़बड़ है, अंको हंसते हंसते बोली। अंको, लगता है तुम्हें उनसे कुछ हमदर्दी हो गई है। क्या तुम्हें सेंसेई के रूप में अपना समय अच्छा लग रहा है? सरुतोबी ने प्रसन्नता से पूछा। वह जानता था कि उसने एक तरह से जबरदस्ती ही उस महिला को सेंसेई का पद दिया था, इसलिए उसे ये देखकर खुशी हुई कि वह वास्तव में इसका आनंद ले रही थी। खैर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे बुरे बच्चे नहीं हैं। सांप बुलाने वाले ने कंधे उचका दिए। नहीं, वे नहीं हैं। सैंडाइम ने सहमति में सिर हिलाया। खैर, अब काम की बात पर आते हैं। चलिए, आपको आपके ग्राहक से मिलवाते हैं।
होकागे ने शैडो क्लोन जुत्सु का हस्त चिन्ह बनाकर एक क्लोन बनाया। क्लोन होकागे अनको को कमरे से बाहर ले गया और उसे उसके ग्राहक के ठहरने के स्थान की ओर निर्देशित किया। असली सरुतो भी वहीं रुक गया, अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन कागजी कार्रवाई से जूझते हुए। एक विशाल मूर्ति के सामने स्थित बड़ी चट्टानों पर 9 आकृतियां खड़ी थीं। इनमें से 7 आकृतियां धुंधली और लगभग पारदर्शी प्रतीत हो रही थीं, मानो वे वास्तव में मौजूद न हों। ज़ेत्सु, जिचुरिकी जल्द ही अपना गांव छोड़ रहा है ना? एक व्यक्ति ने अधिकारपूर्ण स्वर में पूछा। हाँ, एक अन्य आकृति, ज़ेत्सु ने उत्तर दिया। अन्य 8 के विपरीत, इस आकृति ने वीनस फ्लाई ट्रैप का रूप धारण किया। फिर बोलने से पहले उसने अपनी आवाज़ बदल ली। उनका मिशन कल से शुरू होगा। वो और उसकी टीम कुसा नो कुनी की ओर तेची पुल की ओर बढ़ेंगे, जहां उनकी मुलाकात दूसरे गांव के शिनोबी से होगी। अच्छा, पहले व्यक्ति ने कहा। फिर उसने अपना ध्यान 2 अन्य व्यक्तियों की ओर मोड़ा, जो एक दूसरे के बगल में खड़े थे। काकुजू, नासुमारता, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। चूंकि तुम दोनों पुल के सबसे करीब हो, इसलिए अन्य निंजाओं के जाने के बाद तुम जिनचुरिकी से मुकाबला करोगे। उसकी क्षमताओं को परखने और उसकी स्थिति जानने के लिए उससे लड़ो। यदि संभव हो तो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करो ताकि उसे निकाला जा सके। यदि हो सके तो उसके गायब होने का आरोप अन्य शिनोबी पर लगाने की कोशिश करो। कोनोहा इवा की दुश्मनी कुख्यात है, इसलिए ऐसा कुछ होना अजीब नहीं लगेगा। समझ गया, उनमें से एक आकृति ने उबाऊ और बेपरवाह स्वर में जवाब दिया। खैर, अगर यही आपके सारे आदेश हैं तो मैं चलता हूँ। फिर मिलेंगे। इन शब्दों के साथ ही वह आकृति अपनी चट्टान से ओझल हो गई। आदेशों का इंतजार भी नहीं किया। वो बेसब्र, बदतमीज छोटा बच्चा, उसके बगल में खड़ा व्यक्ति धीमी आवाज में बड़बड़ाया और फिर नेता की ओर मुड़ा। मेरा साथी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से, अगर वो अपनी बेसब्री से मुझे चिढ़ाता रहा तो शायद मैं उसे बहुत जल्द मार डालूंगा और कुमो ने उसके सिर पर जो इनाम रखा है उसके लिए उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। काकुजू, ये तीसरा होगा, ज़ेत्सु ने बेपरवाही से जवाब दिया। काकुजू, हम इस बारे में पता लगा लेंगे, लेकिन अभी तुम उसके साथ काम करो और अपना मिशन पूरा करो। तुम्हारे लिए आगे कोई आदेश नहीं है, नेता ने कहा। फिर उन्होंने ज़ेत्सु की ओर ध्यान दिया। ज़ेत्सु, बाकी जिनचुरिकी पर नज़र रखो। उनके बारे में और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जितनी जानकारी मिल सके जुटाओ। समझ गया, पौधे जैसी आकृति ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ वापस पहले जैसी हो गई थी। कॉनन और मैं संगठन में एक नए सदस्य की भर्ती पर काम करेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो अमर होने का दावा करता है। शायद काकुजू, यही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त साथी होगा, नेता ने पूछा। अगर वो मुझे गुस्सा दिलाएगा तो मैं उसे भी मारने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगा, काकुजू ने सीधे सादे शब्दों में जवाब दिया। नेता ने उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को अनसुना करते हुए पूरे समूह की ओर रुख किया। बाकी सभी को अपने अपने कार्य सौंपे गए हैं। काकुजू और नासुमेरता अपना मिशन पूरा करने तक बैठक स्थगित की जाती है। उन शब्दों के साथ ही सभी आकृतियां बिना किसी निशान के गायब हो गईं। नारुतो, हिनता और शिकामाओ कोनोहा के द्वार के सामने खड़े थे। टीम 3 के ये तीनों सदस्य अपने पहले सी रैंक मिशन और गांव से पहली बार बाहर निकलने के लिए बैकपैक और अतिरिक्त हथियार लिए हुए थे। वे सभी अपने पहले असली मिशन के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिनमें नारुतो सबसे ज्यादा उत्साहित था। गांव से बाहर मेरा पहला अनुभव, मेरा पहला असली मिशन। ये कुछ दिन बहुत ही शानदार होने वाले हैं। लड़का मन ही मन खुश हुआ और उत्साह से उछलने कूदने लगा। कुछ ही मिनटों में यह उत्साह झुंझलाहट में बदल गया। गुरु और शिष्य कहीं भी नहीं दिखे। अंको सेंसेई को अब तक यहाँ होना चाहिए था, है ना? नारुतो ने अपने दोस्तों से पूछा। मतलब, वो मेरे घर आई थी और मुझसे कहा था सुबह 8 बजे यहाँ रहना, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो वो कहाँ है? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, हिनता ने आह भरते हुए स्वीकार किया। परेशानी की बात है, मैं तो आज इसके लिए जल्दी उठ गया था और वो समय पर आई भी नहीं, शिकामाओ ने शिकायत की। कुछ ही मिनटों में 1 घंटा बीत गया। झुंझलाहट के इसी क्षण अनको आखिरकार सामने आई। उसके साथ एक छोटा लेकिन हट्टा कट्टा आदमी था, जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास लग रही थी। उसने काली पैंट और एक बड़ी, महंगी सी दिखने वाली नीली कमीज पहनी हुई थी, जिसके पीछे सम्मान का कांजी अक्षर खुदा हुआ था। उस आदमी ने एक नीली टोपी भी पहन रखी थी, जिससे उसके छोटे सुनहरे बाल लगभग ढके हुए थे। उसके कंधों पर 2 भरे हुए थैले भी थे। अंको को बोलने का मौका मिलने से पहले ही नारुतो चिल्लाने लगा। आप कहाँ थे, गुरुदेव? उसने पूछा। अंको जवाब देने ही वाली थी कि उसके साथ चल रहे व्यक्ति ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे बहुत खेद है, कोनोहा शिनोबी। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि देरी मेरी गलती के कारण हुई। उस व्यक्ति ने माफी मांगते हुए अपना सिर झुकाया। उसके बोलने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली था। जब अंको सामा मुझे बैठक के लिए लेने आई तो मैं गहरी नींद में सो रहा था।
कल की बातचीत में मैं समय भूल गया था, इसलिए उन्होंने ही मुझे जगाया। मुझे उसी समय दिन की तैयारी करनी पड़ी, जो मैं जल्दी नहीं कर पाया। मुझे बहुत खेद है। इसके जवाब में नारुतो ने पलकें झपकाईं। कोई बात नहीं महोदय, एक छोटी सी गलती के लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिनाता ने उन्हें बताया। जी हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, नारुतो ने मुस्कुराते हुए उस आदमी को बताया। सच कहें तो ये कुछ ऐसा था जो वह कर सकता था। हालांकि वह इतने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बात वही है। मुझे जलन हो रही है, शिकामाओ ने कहा। उसे इस बात का दुख था कि उसे ज्यादा सोने का सौभाग्य नहीं मिला। मिताराशी अंको ने अपना गला साफ किया, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। देखो बच्चों, तुमने अभी उस आदमी की बात सुनी, इसीलिए हमें निकलने में देर हो रही है, उसने चिढ़ते हुए बेबाकी से कहा और फिर अपने बगल में खड़े आदमी की ओर इशारा किया। खैर, ये हमारे ग्राहक हैं, येन। अगर तुम सब भूल गए हो तो बता दूं कि ये असुची नो कुनी के व्यापारी हैं और हमारा काम इन्हें तेची पुल तक ले जाना और इवा शिनोबी के हवाले करना है, जो इन्हें घर तक पहुंचा देंगे। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई, येन ने बैंगनी बालों वाली महिला की बात काटते हुए कहा। यह आपकी जेनिन टीम है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, उसने झुंझलाहट से चेहरा लाल करते हुए जवाब दिया। खैर, हमने दिन का काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है, तो चलो जल्दी करो और यहाँ से निकलो। वाह, आखिरकार, नारुतो ने उत्साह से जोर से चिल्लाया। ओह, ये तो बहुत रोमांचक होगा। मुझे यात्रा करना हमेशा से पसंद है, खासकर किसी के साथ, येन ने कहा। वह भी अपने बगल में बैठे लड़के की तरह ही उत्साहित थी। दोनों सुनहरे बालों वाली लड़कियां कोनोहा के द्वार से बाहर निकलकर अपने मिशन की ओर तेजी से बढ़ गईं। हिनाता, शिकामाओ और अंको चुपचाप उन्हें जाते हुए देखते रहे। अंको ने आह भरकर चुप्पी तोड़ी। मैं भूल ही गई थी कि ऐसे ग्राहकों से निपटना कैसा होता है। मुझे अभी मार डालो, बड़बड़ाते हुए वह जाने लगी। उसके दोनों साथी सैनिक उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो तो अच्छा लगता है, हिनाता ने धीरे से कहा। ओह, वो तो बहुत ही विनम्र हैं, लेकिन चुप नहीं रहते। मैं उन्हें कल दोपहर से ही जानती हूँ और उनकी आवाज़ मैंने पहले ही बहुत सुन ली है, अंको ने शिकायत की। बस इसी की कमी थी, एक और मुंहफट गोरी लड़की, शिकामाओ ने आह भरते हुए कहा। उसका लहजा थोड़ा मजाकिया और थोड़ा गंभीर था। जब कोनोहा के तीनों शिनोबी फाटकों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नारुतो और येन सड़क के किनारे खड़े थे। नारुतो शर्म से अपने सिर के पीछे हाथ फेर रहा था, जबकि येन शर्मिंदगी से नीचे देख रही थी। मुझे क्षमा करें, कोनोहा के शिनोबी, जल्दी में निकलने के चक्कर में मैं नक्शा देखना भूल गया कि कुसानोकुनी किस तरफ है, व्यापारी ने उदास होकर उन्हें बताया। हाँ, हम किस रास्ते जा रहे हैं? नारुतो ने अपनी और व्यापारी की चिंताओं को व्यक्त करते हुए पूछा। हिनाता के माथे पर पसीना आ गया, शिकामाओ ने आह भरी और अंको ने अपना माथा पकड़ लिया। ग्राहक के साथ एक और समस्या यही है, वह आवेगशील और लापरवाह है, बिल्कुल उस दूसरी गोरी लड़की की तरह जिसकी देखरेख मैं कर रही हूँ। अंको ने मन ही मन आह भरी। बस मेरे पीछे आओ, बैंगनी बालों वाली महिला ने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया और कुसानोकुनी की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। तीनों जैनिन और व्यापारी ने सिर हिलाकर सहमति दी और उनके पीछे चल दिए। टीम 3 का पहला सी रैंक मिशन अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। टीम 3 कोनोहा के द्वार से निकले 1 घंटा बीत चुका था। वे इस समय कुसानोकुनी की ओर जा रहे थे। अंकों के नक्शे और याददाश्त के अनुसार उनकी गति के आधार पर उन्हें तीसरे या चौथे दिन कुसानोकुनी पहुंच जाना चाहिए और उसके एक दिन बाद तेची पुल पर पहुंच जाना चाहिए। तोकुबेत्सु जोनिन इस समय येन से बातचीत कर रहे थे। महिला उनसे बात करने और उनके सभी सवालों के जवाब देने में खुश नहीं लग रही थी, लेकिन वह विनम्रता से जवाब देने की कोशिश कर रही थी। दोनों वयस्कों ने अपनी बातचीत समाप्त कर ली। हिनाता ने इस समय का उपयोग अपने ग्राहक को बेहतर ढंग से जानने के लिए करने का निर्णय लिया। ससु येन-सान, क्या आपको यहाँ रहते हुए ही नोकुनी में मज़ा आया? उसने व्यापारी से पूछा। जी हाँ, हिनाता समा, आपका देश बहुत सुंदर है, येन ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। हिनाता यहाँ बिताए उसके समय के बारे में और सवाल पूछने ही वाली थी कि तभी उसके क्रश की तेज आवाज़ ने उसे रोक दिया। अरे येन-सान, आप हमारे नामों के आगे समा क्यों लगाती हैं? मतलब, आप हमारी ग्राहक हैं, आपको हमें इस नाम से नहीं बुलाना चाहिए। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नारुतो ने जल्दी से अपना आखिरी वाक्य कहा ताकि किसी को बुरा न लगे। वो बस उलझन में था। इसके विपरीत, आप सभी नारुतो समा की उपाधि के योग्य हैं। आखिर आप सभी शिनोबी हैं। व्यापारी ने उसे ऐसे बताया जैसे यह कोई सरल बात हो। हाँ, मैं आप सभी को वेतन दे रहा हूँ और आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। आप सभी में वो शक्ति है जो मुझ में नहीं है। यही बात आपको इस उपाधि के योग्य बनाती है। आप सभी मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। व्यापारी की तारीफ सुनकर हिनाता शर्मा गई। हैरानी की बात यह थी कि नारुतो भी नहीं शर्माया।
उस लड़के को किसी ऐसे व्यक्ति से इतनी तारीफ पहले कभी नहीं मिली थी जिससे वह अभी अभी मिला था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। मैंने जो सुना है उससे लगता है कि ज्यादातर ग्राहक हमारे बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते जितना आप सोचती हैं, यह इंसान। आपका यह विश्वास आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है, शिकामाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने माता पिता और पिताजी के साथियों से सुनी कहानियों से उसने एस्कॉर्ट मिशन के लिए कॉल करने वाले भयानक, बदतमीज और घमंडी ग्राहकों के बारे में बहुत कुछ सुना था। शुक्र है कि वो सिरदर्द नहीं है। शिकामाओ ने मन ही मन राहत की सांस ली। जैसा कि आप मेरे पहनावे से समझ सकते हैं, मेरे लिए सम्मान बहुत मायने रखता है, यैन ने अपनी कमीज के पीछे लिखे कांजी अक्षरों की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि हर किसी को उसका उचित सम्मान देना चाहिए, और मैं वही करता हूँ। उनकी बातों के बाद वातावरण में सुखद सन्नाटा छा गया। कोनोहा के शिनोबी, यहाँ तक कि अनको भी, उस व्यक्ति की विचारधारा और कथनों से बहुत प्रसन्न प्रतीत हुए। हालांकि जल्द ही सन्नाटा टूट गया जब यैन ने बोलना शुरू किया। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आप तीनों से शिनोबी होने के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? उन्होंने उनसे पूछा। मैंने इनमें से अधिकांश सवालों पर अनको सामा से चर्चा की है, लेकिन मैं एक जैनिन दस्ते के दृष्टिकोण से सुनना चाहता हूँ। जरूर, हिनता ने अपनी और अपनी सहेलियों की ओर से विनम्रतापूर्वक कहा। अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, अनको मन ही मन गुनगुना रही थी। उसे याद आ रहा था कि यैन ने उससे एक दिन पहले और उसके साथी सैनिकों से बात शुरू करने से ठीक पहले क्या क्या सवाल पूछे थे। उसे ठीक ठीक अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। तोकुबेत्सु जोनिन का अनुमान सही साबित हुआ। यैन ने तुरंत युवा जेनिन पर कई सवाल दाग दिए। ये सवाल चक्रा, शिनोबी जीवनशैली और कोनोहा के शासन के बारे में जानकारी जैसे सरल विषयों से लेकर व्यक्तिगत सवालों तक थे, जैसे कि जेनिन बनने का उनका कारण, कोई प्रसिद्ध शिनोबी जिसे वे अपना आदर्श मानते हैं, उनका पसंदीदा जुत्सु आदि। नारुतो, हिनता और शिकामाओ ने व्यापारी द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वे उस व्यक्ति के अनगिनत सवालों से अभिभूत हो गए। वो बहुत ज्यादा बोलता है। नारुतो ने गौर किया, इस विडंबना से अनभिज्ञ कि वह किसी और के ज्यादा बोलने की शिकायत कर रहा था। नहीं, मैंने अपना इरादा बदल दिया। ये आदमी वाकई मुसीबत है, बस उस तरह से नहीं जैसा मैंने सोचा था। शिकामाओ मन ही मन बड़बड़ाया। मन ही मन शिकायत करने के बावजूद दिन भर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। ये तभी रुके जब समूह ने दिन भर की यात्रा समाप्त की और रात को सोने का समय मिला। सभी जैनिन सदस्य इस बात से खुश थे कि अनको पहली पहरेदारी कर रही थी, क्योंकि वे लंबे प्रश्नोत्तर सत्र के बाद आराम करना और सोना चाहते थे। सबके उठने के कुछ ही देर बाद यात्रा का दूसरा दिन शुरू हो गया। अनको ने अपने साथ लाए सामान से हल्का नाश्ता तैयार किया और उसके बाद टीम 3 और उनका क्लाइंट फिर से तेची पुल की ओर चल पड़े। समय बीतता गया। यैन अपने सामने मौजूद चारों शिनोबी से लगातार बातें करता रहा और उनसे कोनोहा और शिनोबी होने के बारे में और भी सवाल पूछता रहा। कुछ घंटों तक चलने के बाद समूह ने देखा कि एक युवक विपरीत दिशा में उसी रास्ते पर चल रहा था। उसने चलते हुए समूह को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह विशेष रूप से यैन पर ध्यान दे रहा था। उसकी निगाहें व्यापारी पर टिकी हुई थीं। अनको ने ये देखा और तुरंत एक कुनाई तैयार कर ली। जब वो समूह आखिरकार उस आदमी के पास से गुजरा तो उसने अपने हाथों से इशारा किया। उसी क्षण 10 और आदमी कुल्हाड़ी लिए जंगल से बाहर कूद पड़े। सभी आदमियों ने उस समूह पर हमला कर दिया। यैन ने हैरानी से हौंफते हुए कहा और सदमे से लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा। मानो इशारा मिलते ही टीम 3 के सदस्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। शांत रहो, हम इसे संभाल लेंगे। ये तो बस आम डाकू हैं, अनको ने उसे बताया और अपनी एक कुनाई फेंक दी। वो सीधे एक डाकू की कनपटी पर जा लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। नारुतो, हिनता, शिकामाओ, अपने मुवक्किल की हर हाल में रक्षा करो। तीनों जैनिन ने सिर हिलाया और तुरंत काम पर लग गए। नारुतो ने फुतोन, ग्रेट ब्रेकथ्रू का इस्तेमाल करके आने वाले 2 डाकुओं को उड़ा दिया। वे वापस जंगल में जा गिरे, पेड़ों से सिर टकराए और बेहोश हो गए। हिनता ने अपना ब्याकुक सक्रिय किया और आने वाले 2 डाकुओं के चक्र नेटवर्क पर हमला किया। उनके पास चक्र की कम मात्रा को देखते हुए वे दोनों तुरंत चक्र की कमी से बेहोश हो गए। शिकामाओ ने अपना शैडो पोजेशन जुत्सु सक्रिय किया और आने वाले 2 डाकुओं को जमा दिया। उसने अनको द्वारा उन पर 2 कुनाई फेंकने से ठीक पहले अपनी पकड़ छोड़ दी, जिससे वे मारे गए। बचे हुए डाकुओं को अनको ने संभाला, जिसने उनके सिर पर सीधा वार किया और उन्हें तुरंत मार डाला। हमले का संकेत देने वाला युवक ही एकमात्र ऐसा था जो बेहोश या मरा नहीं था। मुझे हमेशा हंसी आती है जब तुम्हारे जैसे डाकू सोचते हैं कि तुम संख्या में अधिक होने के कारण शिनोबी का मुकाबला कर सकते हो। सच तो यह है कि तुमने हम पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की, अनको ने मुस्कुराते हुए उससे कहा और हाथ में कुनाई उठाए उसकी ओर बढ़ने लगी। तुम शिनोबी कितने घमंडी हो।
उस आदमी ने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से कहा। बस इंतजार करो, मेरे बचे हुए आदमी तुम्हें ढूंढ लेंगे। वे जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वे तुम सबको मार डालेंगे। अरे सच में? मुझे नहीं लगता कि वे कोई बड़ा खतरा होंगे, लेकिन अपने दोस्तों और उनके अचानक हमले के बारे में हमें चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। तुम तो बड़े समझदार हो, बैंगनी बालों वाले तोकुबेत्सु जोनिन ने हंसते हुए कहा। इसके बदले में तुम्हें दर्द रहित मौत मिलेगी। टीम 3 की सेंसेई ने तुरंत अपना कुनाई उस आदमी के सिर पर फेंक दिया। कुनाई उसके सिर पर लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। क्या ये सुरक्षित है? यैन ने घबराकर बुदबुदाते हुए कहा। वो अभी भी हमले के सदमे में थी। अभी के लिए तो हाँ। दुर्भाग्य से, उस आदमी ने कहा कि कुछ कमजोर डाकू और भी हैं। वे ज्यादा चुनौती तो नहीं देंगे, लेकिन परेशान जरूर करेंगे, अनको ने आह भरते हुए कहा। फिर वो हिनता की ओर मुड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें यहां से देख पाओगी? हिनता ने अपनी दृष्टि उस रास्ते पर और आगे केंद्रित की जिस ओर वे जा रहे थे। जैसे जैसे उसने आगे देखा, उसे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पेड़ों में छिपे हुए 3 डाकू दिखाई दिए। अगर आपको ये दिख रहे हैं, तो क्या आप इन्हें मेरे लिए बाहर निकाल सकते हैं? महिला ने पूछा। युगा वंश की वारिस ने सिर हिलाया और अपने बैग से धनुष बाण का सेट निकाला। उसने एक तीर तैयार किया, निशाना साधा और चला दिया। तीर सीधे एक डाकू की गर्दन में जा लगा। पेड़ पर बैठा वो आदमी दर्द से कराह उठा और सदमे से नीचे गिर गया। उसका सिर जमीन पर जोर से टकराया और उसकी मौत हो गई। बाकी 2 डाकू ये दृश्य देखकर सदमे में आ गए और मौत के डर से तुरंत भाग गए। वहां 3 डाकू थे। मैंने एक तीर चलाया और एक को मार गिराया। बाकी 2 तुरंत भाग गए, हिनता ने अपने गुरु को बताया। ओह धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था कि शिनोबी की संगति की आवश्यकता क्यों थी। आप सभी ने मेरी जान बचाई, यैन ने कृतज्ञतापूर्वक उन्हें बताया। हिनता मुस्कुराने ही वाली थी कि तभी उसे असलियत का एहसास हुआ। उस लड़की ने तीर चलाकर एक आदमी को मार डाला था। उसने किसी को मार डाला था। उसने अपनी पहली हत्या की थी। अनको, शिकामाओ और नारुतो ने तारीफ स्वीकार की और मुस्कुरा दिए। लेकिन हिनता कांपने लगी। वो चुपचाप जमीन की ओर देखने लगी। हिनता चान, क्या तुम ठीक हो? नारुतो ने पूछा। हिनता ने कुछ नहीं कहा। वो बस नीचे की ओर देखती रही। हिनता? उस गोरे लड़के ने पूछा। उसकी चिंता और भी बढ़ गई थी। ठीक है टीम, चलो आगे बढ़ते हैं। समय बर्बाद हो रहा है। लड़के के सवालों को रोकते हुए अनको ने सबको बताया। हिनता सबसे पहले आगे बढ़ी। उसके पीछे यैन और शिकामाओ भी चल रहे थे। नारुतो और अनको सबसे पीछे थे, क्योंकि अनको ने लड़के से बात करने का फैसला किया था। नारुतो, मुझे पता है कि तुम उसकी परवाह करते हो, लेकिन उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, उसने उससे कहा। क्यों? उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे मदद की जरूरत है। नारुतो ने चिढ़ते हुए उसे बताया कि उसका गुरु नहीं चाहता कि वह अपने दोस्त की मदद करे। नारुतो, मुझे पता है उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने उसका चेहरा पहले भी देखा है। अरे, मुझे याद है जब मेरा चेहरा भी ऐसा ही था। उसने अभी अभी पहली बार किसी को मारा है, अनको ने उदास और सहानुभूति भरे भाव से समझाया। पहली बार किसी की जान लेना आसान नहीं होता। शायद उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम मदद के लिए क्या कर सकते हैं? नारुतो ने हिनता के लिए और भी अधिक चिंता जताते हुए पूछा। अभी कुछ नहीं, तोकुबेत्सु जोनिन ने तीखे स्वर में कहा। उस पर दबाव मत डालो और उसे तब तक बोलने के लिए मजबूर मत करो जब तक वह तैयार न हो। इससे उसे और अधिक दुख होगा। उसे खुद ही स्थिति को समझने दो। सबसे प्रभावी तरीका यही है कि उसे अभी के लिए आवश्यक स्थान दो और जब वह बात करना चाहे तो उसके दोस्त बनकर उससे बात करो। नारुतो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, स्थिति के बारे में सोचता रहा। उसने अभी तक खुद किसी को मारा नहीं था, इसलिए वह हिनता की भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। वो सिर्फ कल्पना ही कर सकता था। वह अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा कैसे करे। ठीक है, मैं उसके बोलने का इंतजार करूंगा, लड़के ने आह भरी। इस बीच मैं उसकी मदद करने का कोई तरीका या कुछ कहने की कोशिश करूंगा। और मैं बस उसका दोस्त बनकर रहूंगा। उसकी मदद करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, करूंगा ताकि उसे अच्छा महसूस हो। बैंगनी बालों वाली महिला ने अपने छात्र की बातों पर सच्ची मुस्कान बिखेरी। वो शायद जल्द ही तुमसे बात करेगी। तुम उसके लिए बहुत मायने रखती हो। बस उसकी दोस्त बनो। इन शब्दों के साथ ही बातचीत रुक गई। नारुतो और अनको जल्दी से अपने साथ यात्रा कर रहे समूह के पास पहुंच गए। समूह में सन्नाटा छा गया, यहां तक कि यैन भी चुप थी। हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था। नारुतो विशेष रूप से सोच में डूबा हुआ था। मैं सोच लूंगा कि क्या कहूं। हिनता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मन ही मन अपनी परेशान दोस्त से वादा किया। कुछ घंटों बाद समूह ने फिर से डेरा डाला। अनको ने पहली बार पहरा दिया क्योंकि उसके छात्र अपनी बारी आने तक सो रहे थे।
या सोने की कोशिश की। हिनाता अपनी बारी आने तक पूरी रात जागती रही, बस खाली जगह को घूरती रही। एन नारुतो कुन। नारुतो एक जोरदार जम्हाई के साथ नींद से जागा। उसने अपनी थकान को जितनी जल्दी हो सके दूर किया और अपनी नींद से जगाने वाली हिनाता की ओर मुड़ा। अब तुम्हारी बारी है पहरा देने की, लड़की ने धीरे से उसे बताया। नारुतो ने देखा कि हिनाता फिर से बहुत हकलाने लगी है और वह परेशान हो गया। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे अपने गुरु की कही बातें याद आ गईं। ठीक है, धन्यवाद हिनाता चान, उसने विनम्रता से कहा और स्लीपिंग बैग से उठकर आसपास किसी भी संभावित खतरे की तलाश करने लगा। उजुमकी जैनिन कुछ मिनटों तक पहरा देता रहा, तभी उसने देखा कि हिनाता वापस सोई नहीं थी। वो खड़ी रही और उसे घूरती रही, मानो वो मन ही मन कुछ सोच रही हो। नारुतो को उसी क्षण कुछ एहसास हुआ। क्या वो बात करना चाहती है? लड़के ने अपने साए के क्लोनों को हाथ के इशारे किए, जिन्होंने पहरा देने का अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया। फिर वो अपने दोस्त के पास चला गया। हिनाता चान, उसने धीमी आवाज में पूछा। न नारुतो कुन, उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। हिनाता चान, तुम ठीक हो? अभी तक जाग क्यों रही हो? उसने पूछा। नारुतो को लगा कि उसे ये पक्का करना जरूरी है कि वह सच में बात करना चाहती है। वो उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था या उसे पहले से ज्यादा बुरा महसूस नहीं कराना चाहता था। मुझे नींद आने में दिक्कत हो रही है, उसने धीरे से कहा। और ठीक है, मैं। हिनाता अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने तुरंत पास खड़े नारुतो को पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया, मानो वही उसका सहारा हो। फिर वो उसके जंपसूट में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। सहज प्रवृत्ति से ही नारुतो ने हिनाता को कसकर गले लगा लिया। उसे शांत करने के लिए उसने हिनाता की पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उसने कुछ नहीं कहा, उसे बस अपने सारे आंसू बहा देने हैं। उसे अपने सारे आंसू बहने देने हैं। दोनों उसी स्थिति में रहे, हिनाता के रोने के अलावा कोई आवाज नहीं आई। लगभग 20 से 30 मिनट बाद हिनाता शांत होने लगी और रोना बंद कर दिया। माफ करना उसके लिए, हिनाता ने माफी मांगी। हिनाता, किसी भी बात के लिए माफी मत मांगो। तुम मुझसे बात कर सकती हो। तुम्हें मुझसे अपनी भावनाएं जाहिर करने से डरना नहीं चाहिए, नारुतो ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो मैं हूं। जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मत सोचो, लड़की ने सिसकते हुए कहा। मुझे भी नहीं सोचना चाहिए। हम निंजा हैं, यही हमारा काम है। बस हिनाता, हम निंजा तो हैं लेकिन इंसान भी हैं। इस बारे में ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। हाँ, नारुतो ने जवाब दिया। वो सीधे तौर पर हत्या शब्द का जिक्र नहीं करना चाहता था। बस उस आदमी का एक परिवार था, उसकी एक जिंदगी थी और मैंने उसे खत्म कर दिया। मैं हिनाता सिसकती रही, उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे। हिनाता, वो आदमी यैन को जान से मारने की कोशिश करता। उसका भी परिवार है और उसकी भी जिंदगी है। तुमने हमारे क्लाइंट की जान बचाई, उस गोरे लड़के ने कहा। उसने अपना हाथ उसकी पीठ से हटाया और उसके कुछ आंसू पोंछे। तुमने एक जान बचाई। हिनाता की सिसकियां थम गईं। हालांकि लड़की अब भी परेशान लग रही थी। नारुतो ने दोबारा बोलने से पहले थोड़ा और सोचा। हम निंजा हैं, कर्तव्य निभाते हुए हमें लोगों को मारना पड़ सकता है, लेकिन हम ऐसा दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। वे ग्राहक, आम नागरिक, हमारे साथी, यहाँ तक कि हम खुद भी हो सकते हैं। हम अपने आसपास के सभी लोगों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। उसने मुस्कुराते हुए ईमानदारी से कहा। हिनाता, तुम बहुत बहादुर थीं। तुमने आगे बढ़कर हमारे ग्राहक की रक्षा की। तुम एक सच्ची निंजा हो और मुझे गर्व है कि तुम मेरी साथी और दोस्त हो। युगा वंश की वारिस के चेहरे से परेशान भाव एकदम गायब हो गए। उसने अपने चहेते की ओर देखा और जो कुछ उसने अभी अभी उसे बताया था, उसे सुनकर वह पूरी तरह से विस्मय में थी। नारुतो कुन, तुम मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करते रहते हो। तुम सचमुच अद्वितीय हो, उसने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे पर फिर से शर्मिंदगी झलकने लगी। जैसे ही उसने बचे हुए आंसू पोंछे, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नारुतो कुन, शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना मैं क्या करती, लड़की ने उससे कहा। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश थी। कोई बात नहीं हिनाता, मुझे पता है तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करती, और मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होता, नारुतो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गले लगाने से पहले उसने उसे एक आखिरी बार प्यार से सहलाया। हिनाता का चेहरा एकदम लाल हो गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह नारुतो को काफी देर से गले लगाए बैठी है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे जम्हाए आने लगी और उसके शब्द रुक गए। हे, लगता है तुम थक गए हो, नारुतो ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मैं हूँ, नींद आ जाए तो अच्छा रहेगा, हिनाता ने थके हुए स्वर में सोचा। हिनाता चान, सो जाओ, कल मिलते हैं। ठीक है, उस गोरी लड़की ने उससे कहा। ठीक है,
हिनाता ने जवाब दिया। फिर सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वो अपने क्रश के पास गई और उसे गले लगा लिया। शुभ रात्रि नारुतो कुन, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे सच में बेहतर महसूस कराया। फिर वो लड़की अपने स्लीपिंग बैग में वापस चली गई और पीछे एक थोड़ी शर्माई हुई गोरी लड़की को छोड़ गई। नारुतो ने आखिरकार अपनी शर्मिंदगी दूर की, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो अपने क्लोनों के साथ अपनी पहरेदारी के काम पर लौट गया। उसे इस बात की राहत थी कि उसकी दोस्त बेहतर महसूस कर रही थी और फिर से सामान्य हो गई थी। हिनाता भी अपने स्लीपिंग बैग में लेट गई। पिछले कुछ घंटों में पहली बार वो मुस्कुरा रही थी। उसे नींद बहुत आसानी से आ रही थी। 3 दिन और बीत गए। वे अंततः कुसानो-कुनी पहुंच गए थे, लेकिन उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। समूह सड़क पर आगे बढ़ता रहा। उनकी यात्रा तब तक जारी रही जब तक वे एक विशाल खाई को पार करने वाले मध्यम आकार के मेहराबदार पुल तक नहीं पहुंच गए। वो रहा तेची पुल, अंको ने उत्साह से समूह को बताया। आप निंजा सचमुच असाधारण हैं। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यैन ने कोनोहा के निंजा की खुशी से प्रशंसा की। कोई बात नहीं। हिनाता ने सहमति में सिर झुकाया। फिर उसने खुद पुल को ध्यान से देखा और पुल के सामने कुछ लोगों को खड़े देखा। हम अकेले नहीं हैं, पुल पर कुछ और लोग भी हैं। संभवतः इवा की टीम होगी, शिकामाओ ने कहा। यह एहसास होते ही नारुतो आह भर उठा। आखिरकार वो पल आ ही गया। वे इवा की टीम से मिलने वाले थे। वे निंजाओं के उस समूह से मिलने वाले थे जो कोनोहा के दुश्मन थे, उस गांव के निंजा जिन्होंने तीसरे महान निंजा युद्ध में कोनोहा के कई निंजाओं को मार डाला था। नारुतो को अकादमी के शिक्षकों और युद्ध में अपने माता पिता को खो चुके बड़े अनाथों से इवा निंजाओं के बारे में सुनी हुई सभी कहानियां याद थीं। लड़के को उनके द्वारा किए गए हर भयानक अपराध की याद थी। वो इस मुलाकात को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। समूह पुल के करीब पहुंचने लगा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, आकृतियों को पहचानना आसान हो गया। पुल के सामने 3 लोग खड़े थे और वे वास्तव में इवा निंजा थे, जैसा कि उनके सिर पर बंधे माथे के रक्षकों से पता चला। पहला लड़का कद में छोटा था, उसके बाल भूरे थे और उसने चश्मा लगा रखा था। उसने छलावरन रंग की जैकेट और भूरे रंग की कार्गो शॉर्ट्स पहन रखी थी। लड़का देखने में साधारण लग रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह अपने आसपास के माहौल में घुल मिल गया हो। दूसरी आकृति एक लंबे लड़के की थी जिसकी हरी आंखें और पीठ तक लंबे काले बाल थे। लड़के ने काली पतलून और एक चुस्त दुरुस्त लाल काली कमीज पहनी हुई थी जिससे उसका गठीला शरीर स्पष्ट दिख रहा था। उसकी पतलून से एक म्यान भी जुड़ा हुआ था जिसमें से एक तलवार बाहर निकली हुई थी। अंतिम आकृति एक लड़की की थी जिसके छोटे काले बाल और गुलाबी आंखें थीं। उसने एक भूरे रंग की जैकेट के ऊपर एक लाल कमीज पहनी हुई थी जिसकी दाहिनी आस्तीन गायब थी। उसने लाल स्कर्ट के नीचे जालीदार टाइट्स भी पहनी हुई थीं। वो लड़की इवा के 3 जैनिनों में से सबसे पहले कोनोहा के शिनोबी को आते हुए देखने वाली थी। उसने तुरंत थोड़ा सा तेवर दिखाते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई। उसके साथी भी उसके पीछे पीछे कोनोहा के शिनोबी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। हम काफ़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, उसने उन्हें बताया, और जैसे जैसे वो सोचती गई कि उसे यहाँ कितना समय बिताना पड़ा, उसका चेहरा और भी गुस्से से भर गया। माफ़ कीजिए, हमें अपने क्लाइंट को यहाँ सुरक्षित पहुँचाना ज़रूरी था, क्योंकि मिशन का मकसद ही यही था, नारुतो ने उसे घूरते हुए कहा। बेशक है, हम जानते हैं, बेवकूफ़, उसने जवाब दिया, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ आने में इतना समय लग गया, तो जाहिर है तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। कुरोत्सुची, अपनी सांसें बचाओ। कोनोहा के बेवकूफ़ों को शायद लगा होगा कि वे अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं। धूप का चश्मा पहने इवा निंजा ने हंसते हुए उसे बताया। क्या कहा तुमने बदमाश? नारुतो चिल्लाया और अभी अभी बोलने वाले लड़के की ओर ध्यान देने लगा। रोटो तो बस सच कह रहा था, कोनोहा के निंजा, तलवार लिए हुए उस निंजा ने उसे बताया। कोनोहा के निंजा, शब्दों पर इस तरह जोर देते हुए जैसे वो जहर हो। नारुतो, शांत हो जाओ, कुछ भी शुरू मत करो, शिकामाओ ने अपने दोस्त को और ज्यादा गुस्सा करने से पहले ही कड़े शब्दों में कहा। नारुतो मन ही मन क्रोधित हो रहा था और इवा के तीनों जैनिनों को घूर रहा था। वो इन तीनों से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जानता था कि और कुछ कहने से मिशन बर्बाद हो सकता है। इससे कोनोहा और इवा के बीच शांति स्थापित करने के इस मिशन के सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। उसकी बात सुनो, वो समूह में सबसे बुद्धिमान लगता है। वैसे कोनोहा में बुद्धिमान होना कोई खास बात नहीं है, तलवार लिए हुए इवा निंजा ने नारुतो से कहा। हालांकि मुझे थोड़ी बहुत हंसी मजाक से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोनोहा निंजा सही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको भी उनसे दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए, रिशो, कुरोत्सुची ने उसे तीखे लहजे में बताया। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। इवा वंश के 2 पुरुष जैनिन, रोटो और रिशो, कोनोहा वंश के जैनिनों को घूर रहे थे। नारुतो भी उन्हें घूर रहा था। कुरोत्सुची और शिकामाओ स्थिति से परेशान दिख रहे थे। हिनाता और यैन एक तरफ अजीब तरह से खड़ी थीं।
युगा वंश की वारिस और असुची नो कुनी का व्यापारी तनाव कम करने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। अनको ने चुप्पी तोड़ी क्योंकि उसे यह अजीब सी खामोशी पसंद नहीं थी। मेरा नाम मिताराशी अनको है और यह मेरी जैनिन टुकड़ी है। हमें व्यापारी यैन को इवा दल तक पहुंचाने का मिशन सौंपा गया है। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूं कि यैन को आप ही के हवाले किया जा रहा है। क्या आपके पास ये दस्तावेज है? उसने यैन के सुरक्षा पत्र की पर्ची निकालते हुए पूछा। मेरा नाम कुरोत्सुची है। मैं इवा का एक जैनिन हूँ। ये मेरे साथी हैं, कुरोगा ने रिशो और योवामुसी रोटो। हमें यैन को लेने का काम सौंपा गया है। कुरोत्सुची ने तोकुबेत्सु जोनिन का अभिवादन किया। जहां तक उस स्क्रॉल की बात है, वो हमारे सेंसेई के पास है, रोटो ने थोड़ा घबराते हुए उसे बताया। ऐसा लग रहा था कि वो कोनोहा की सेंसेई के प्रति अधिक सम्मान दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शायद वो उससे ज्यादा सख्त थी। अच्छा, तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? नारुतो ने थोड़ी जिज्ञासा से पूछा। उसके पास तुमसे निपटने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, निकम्मे कोनोहा शिनोबी। रिशो ने तीखे स्वर में उत्तर दिया। रिशो, मैंने अभी क्या कहा? कुरोत्सुची ने उसे तीखे स्वर में बताया। बेकार? तुम किसे बेकार कह रहे हो, इवा के निकम्मे? नारुतो ने पलटवार किया। वो इन टिप्पणियों से तंग आ चुका था और अगर ये जारी रही तो वह अपने विवेक के विरुद्ध जाकर कुछ भी करने को तैयार था। जल्द ही नारुतो का सामना इवा परिवार की उस महिला की तीखी निगाहों से हुआ। कुरोत्सुची अब उसके सामने खड़ी थी और उसकी ठंडी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। इवा के नीच लोग, उसने फुफकारते हुए कहा, मैं अपने साथियों को काबू में रखूंगी, लेकिन तुम भी चुप रहो। मेरे गांव के बारे में कभी इस तरह की बातें मत करना। रुको। कुरोत्सुची अब उसके बिल्कुल सामने थी, इसलिए उसने उस सुनहरे बालों वाले लड़के को और गौर से देखना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल योंदाइम होकागे जैसा दिखता है। क्या वह? नहीं, वो मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? क्या मैं उसके लिए कोई मांस का टुकड़ा हूं? नारुतो ने सोचा। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। धिक्कार है, हालात अच्छे नहीं हैं, अनको ने स्थिति को देखते हुए गुस्से से कहा। मैं उनके बीच तनाव महसूस कर सकती हूँ। कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। नाग को बुलाने वाली महिला बीच में आकर तनाव को शांत करने ही वाली थी कि तभी उसे रोक दिया गया। एक नया व्यक्ति नारुतो और कुरोत्सुची के बीच कूद पड़ा और उन दोनों को एक दूसरे से दूर धकेल दिया। नई आकृति एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने लाल रंग का कवच पहन रखा था जो उसके लगभग पूरे शरीर को ढके हुए था। उसके कवच के पीछे एक भट्टी लगी हुई थी जिससे हर सेकंड भाप निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। कवच के ऊपर उसने एक काली पोशाक पहन रखी थी और हाथों में काले दस्ताने थे। उसके मुंह और सिर के एक तरफ कपड़ा बंधा हुआ था और उसने लाल रंग की भूसे की टोपी भी पहन रखी थी। उस आदमी को देखकर अनको चौंक गई। अरे, ये तो जोनिन सेंसेई हैं। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो अभी भी इवा निंजा हैं। कुरोत्सुची, रिशो, रोटो, मुझे लगा था कि तुम कोनोहा के शिनोबी को नाराज नहीं करोगे। हम असुचिकागे समा को नाराज करने वाला कोई काम नहीं करना चाहेंगे, है ना? उस व्यक्ति ने अपने छात्रों से पूछा। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी और उदासीन थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, गुरुजी, रोटो घबराकर हकलाया और शर्म से अपना सिर झुका लिया। गुरुजी की तीखी निगाहों के सामने वह सचमुच कांपने लगा था। नहीं, कुरोत्सुची ने बस इतना ही कहा। वो उदास लग रही थी और अपने गुरु की आंखों में देख रही थी। अंत में उसने कोनोहा के शिनोबी की ओर मुड़कर प्रणाम किया। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये देखकर नारुतो चौंक गया। उसने खुद को अनजाने में वही करते हुए पाया। कोई बात नहीं, मुझसे भी गलती हो गई थी, माफ करना। फिर उस सुनहरे बालों वाले लड़के ने कवच पहने इवा निंजा की ओर ध्यान दिया। नारुतो उसे पूरी हैरानी से देख रहा था। उस आदमी ने उसे और कुरोत्सुची को एक दूसरे से दूर धकेल दिया और उन्हें पता भी नहीं चला कि वह उसके पास आ रहा है। उसकी मौजूदगी से ही उसके शिष्यों में डर पैदा हो गया था। आखिर यह आदमी कितना ताकतवर हो सकता है? लेकिन कोनोहा जिनचुरिकी ने सिर्फ यही नहीं देखा। उसने उस आदमी की हल्की भूरी आंखें भी देखीं। एक तरह से वे उसे अपनी आंखों की याद दिलाती थीं, बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें ज्यादा कठोर, ठंडी और भावहीन थीं। फिर भी उसने उनमें वही दर्द और अकेलापन देखा। उस आदमी ने नारुतो की निगाहों को देखा और पलटकर उसे घूरने लगा। कुछ और सेकंड तक घूरने के बाद उसने चुप्पी तोड़ी। खैर, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं इन जैनिनों का प्रभारी इवा जोनिन हूँ। मेरा नाम हान है, उस व्यक्ति ने सबको बताया। ओमाके, मुझे वो जुत्सु सिखाओ। यात्रा का तीसरा दिन समूह के लिए असामान्य रूप से शांत रहा। पिछले 2 दिनों के विपरीत यैन कोनोहा के शिनोबी से बातचीत नहीं कर रहा था। वह रास्ते में गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। ग्राहक की ओर से 1 घंटे तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर टीम 3 के सदस्य असहज महसूस करने लगे। उन्हें शक होने लगा कि कहीं उस व्यक्ति को कोई बात परेशान तो नहीं कर रही है। हैरानी की बात यह थी कि अंत में अनको ने ही इस मुद्दे को उठाया। हे यैन-सान, क्या तुम ठीक हो?
उसने अपनी ग्राहक से चिंता भरे स्वर में पूछा। अरे, मैं ठीक हूँ। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस किसी बात पर सोच रही थी। यैन ने मुस्कुराते हुए अपनी चिंताओं को भुला दिया। दरअसल, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? अनको की सारी चिंता गायब हो गई और उसकी जगह भय की भावना ने ले ली। इसके जवाब में सेंसेई ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। क्या आप मुझे निंजुत्सु सिखा सकते हैं? व्यापारी ने पूछा। अनको की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसके साथ ही जो सुन रहे थे वे भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। किसी ने भी अपने ग्राहक से इस अनुरोध की उम्मीद नहीं की थी। वे अपने ग्राहक की ओर देखने लगे और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। कल हुए हमले के बाद से मैं इस बारे में सोच रही थी। अगर आप सब न होते तो मैं मर चुकी होती। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे निंजुत्सु सीख लेना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर मैं अपनी रक्षा कर सकूं। यैन ने बताया। व्यापारी के मन में एक छवि उभरी। उसने खुद को एक दुबले पतले अधिक मांसल व्यक्ति के रूप में देखा जिसके माथे पर अयो का चिन्ह बना हुआ था। उसने कल्पना की कि वह डाकुओं से घिरा हुआ है जो उस पर चाकू से हमला करने ही वाले हैं। उसके मन में जो यैन की छवि बनी वह उनके हमले से पहले ही उछल पड़ा और उसने आवश्यक हाथ के इशारे किए। फिर उसने हवा का एक जोरदार झोंका छोड़ा जिससे सारे डाकू दूर किसी अज्ञात इलाके में उड़ गए। यैन ने मन में उस छवि को देखकर उत्साह से हंस दिया। मुझे लगता है कि यह संभव है। मेरा मतलब है, आखिर प्रशिक्षण से कोई भी निंजा बन सकता है। अनको ने कंधे उचकाए। लेकिन अच्छा, हिनता, उसके पास कितना चक्र है? हिनता ने अपना ब्याकुक सक्रिय किया और कुछ देर तक यैन को घूरती रही। फिर उसने फ्राउनिंग किया क्योंकि वो अपनी खोज के बारे में बताने के लिए उत्सुक नहीं थी। खैर, उसके पास कुछ चक्रा तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इतना कम कि वो ज्यादातर निंजुत्सु नहीं कर सकता। हिनता ने धीरे से कहा। यैन को उसका जवाब पसंद नहीं आएगा, ये जानते हुए उसकी हकलाहट और बढ़ गई। व्यापारी ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, लेकिन क्या चक्र क्षमता बढ़ाने के तरीके नहीं हैं? पिछली बातचीत से तो मुझे यही समझ आया। शायद आप लोग चक्र अभ्यास में मेरी मदद कर सकते हैं। फिर मैं खुद ही कई तरह के जुत्सु सीख सकता हूँ। ठीक है, शायद, क्यों नहीं? अनको ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे इस विचार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ओह, मुझे एक जुत्सु पता है जो वो सीख सकता है, नारुतो ने उत्साह से कहा। मेरे पास एक जुत्सु है जिसमें बिल्कुल भी चक्रा की जरूरत नहीं होती, और इससे जो भी हमला करने की कोशिश करेगा वो हार जाएगा। दातेबायो, सच में? तुम्हें निम्न चक्र शैली का जुत्सु आता है? अंको ने अविश्वास से पूछा। कौन सा? तुमने इसे पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया या इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अच्छा, विस्कर्स, हमें दिखाओ। हे भगवान, मुझे लगता है मुझे पता है कि यह क्या है। शिकामाओ मन ही मन करा उठा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह जानता है कि उसका दोस्त कौन सा जुत्सु दिखाने वाला है। अपने गुरु के अनुरोध पर नारुतो मुस्कुराया और हाथ से इशारा करते हुए बोला, रूपांतरित हो जाओ। तभी धुआं प्रकट हुआ और उसके शरीर को ढक लिया। रूपांतरण? सच में? मुझे पता है इसमें ज्यादा चक्रा की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये तो बेकार है। अनको ने मन ही मन शिकायत की। धुआं छट गया। नारुतो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी जगह एक पूरी तरह नग्न महिला उत्तेजक मुद्रा में खड़ी थी। कुछ धुएं के बादल उसके गुप्तांगों को ढके हुए थे, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि बाकी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मुझे पता था। शिकामाओ ने नाक से बहते खून को रोकने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। नारुतो कुन, हिनता अपने क्रश की हरकतों पर शर्मिंदा होकर भौहें चढ़ा बैठी। वो उसका हीरो, प्रेरणास्रोत और क्रश तो था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे उसका ये जुत्सु पसंद करना ही था। तुम्हें ये कैसे पता? अनको और यैन ने कोई टिप्पणी नहीं की। वे बस आश्चर्य से देखती रहीं। अनको सबसे पहले अपनी हैरानी से बाहर निकली और तुरंत नारुतो के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ से नारुतो का रूप बदल गया। वह दर्द से कराह उठा और अनको के दोबारा थप्पड़ मारने पर उसकी आवाज और तेज हो गई। पहली बार तो तुमने इतना बेवकूफ़ी भरा जुत्सु इस्तेमाल किया था। तुम्हें ये सब पता ही क्यों है? दूसरी बार तो तुमने हमारे क्लाइंट के सामने ऐसा जुत्सु इस्तेमाल किया था। अनको चिल्लाई। नारुतो दर्द से कराह उठा। इसके बाद अनको ने शिकामाओ की ओर ध्यान दिया और उसके सिर पर भी एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसने अपना सिर पकड़ते हुए फुफकारा। मैंने आखिर क्या कर दिया? नाक से खून बह रहा है। तुमने बहुत देर तक घूरा और जो देखा उसका आनंद लिया, तो कुबेत्सु जोनिन ने भावहीनता से कहा। फिर उसने उसे दूसरी बार थप्पड़ मारा, मुझसे पलटकर जवाब देने के लिए दूसरी बार। शिकामाओ दर्द से कराहते हुए अपना सिर सहलाते हुए परेशान करने वाली औरत के बारे में बड़बड़ाया। अनको ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और यैन की ओर मुड़ गई। मुझे अपने छात्र के जुत्सु के लिए बहुत खेद है। ये पूरी तरह से अनुचित था और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे और कोनोहा के बारे में आपकी राय नहीं बदलेगी। यैन के चेहरे पर अब भी हैरानी के भाव थे। अनको की माफी के 1 मिनट बाद उसके चेहरे पर कुछ सामान्य भाव आ गए।
नारुतो समा, उसने बोलना शुरू किया। फिर उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान आ गई। आपने मुझे निंजुत्सु सीखने की और भी ज्यादा इच्छा जगा दी है। अनको आश्चर्य से पलकें झपकाईं। नारुतो से नाराज होने का एक कारण ये भी था कि उसे डर था कि उसकी जुत्सु की वजह से कोनोहा अपने ग्राहक के सामने अनुचित प्रतीत होगा। ऐसी प्रतिक्रिया देखकर वह हैरान तो हुई, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। महिला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ग्राहक के सिर पर भी एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दर्द से कराहते हुए वह भी अपना सिर पकड़ने लगा और बाकी 2 पुरुषों के साथ शामिल हो गया। बेशर्म हो तुम सब, उसने गुस्से से कहा। पता है, हम 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अपना दर्द कम करो या जो भी करना हो करो, मुझे परवाह नहीं, बस अभी मुझे परेशान मत करो। हिनता, तुम मेरे साथ चलो। अरे क्यों? युगा ने सवाल किया। क्योंकि मैं कम से कम अभी तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब जल्दी करो और मेरे पीछे आओ, उसके गुरु ने जवाब दिया। हिनता ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और अपने गुरु के पीछे पीछे जंगल में चली गई। अनको कुछ देर तक गुस्से में वहां से चली गई। वो अभी भी उस जुत्सु और दूसरे लड़के की प्रतिक्रिया से बहुत चिढ़ गई थी। हालांकि उसके मन में एक छोटा सा विचार चल रहा था। वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वह इसे सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। मुझे यह मानना पड़ेगा, विस्कस ने वाकई में एक बेहद सेक्सी लड़की का रूप धारण किया था। मुझे आश्चर्य है कि इसका पुरुष संस्करण कैसा होगा। तो इंतजार किस बात का है? क्या नारुतो, शिकामाओ और हिनता की यह नई दोस्ती कोनोहा के इतिहास में एक नई किंवदंती की शुरुआत करेगी? नारा शिकाकू द्वारा दी जाने वाली यह विशेष ट्रेनिंग इन तीनों अकादमी छात्रों को किस नए मुकाम पर ले जाएगी? और क्या नारुतो अपनी शरारतों और उपेक्षा के बावजूद सचमुच होकागे बन पाएगा? इन सभी रोमांचक सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारे चैनल नारुतो हिंदी वर्स को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड देखना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।